नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? बहुत ही प्यारा प्रश्न, तगड़ा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927, 1930, 1935। जल्दी से कमेंट के माध्यम से आप तुरंत बताएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट मैं भी आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से आंसर बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। 1930। कब? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। आई होप पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा से वक्त नहीं लूंगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी से मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे पोर्शन कंप्लीट करने हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। बताइए, 4 ऑप्शन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है, बताना है आपको। वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क की ऑस्ट्रिया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का, जल्दी से कमेंट करके बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहां पे? न्यूयॉर्क में है। कभी भूलिएगा मत इस प्रश्न को, एकदम रट्टा मार जाइए, ठीक है, किसी कीमत पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा जो मिट्टी है वो उपयुक्त है? काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मृदा, ठीक है। अब बताना, मृदा मिट्टी एक ही होता है, चाहे काली मृदा कहिए चाहे काली मिट्टी कहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से बताइए कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं तो थोड़ा वक्त आप लोग को लूंगा ही, जल्दी से कमेंट, ताकि आप कह दें कि कमेंट के लिए टाइम मैं आपको दे रहा हूं, तो आप सोचेंगे कि कमेंट के लिए भी समय नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मैं समय दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट कीजिए। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली मृदा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। क्या? काली मृदा है। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना कौन अजैवीय संसाधन है। कौन अजैवीय? चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियां। बताइए निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? तो इसमें तो देखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? ऑप्शन है भाई चट्टाने। चट्टाने क्या है? अजैवीय संसाधन होती हैं, आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। पेपर में आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। मैंने हम बताया था आप लोगों को, बहुत बार क्वेश्चन करा चुका हूं कि चिपको आंदोलन किसे कहते हैं और किससे वो संबंधित है? मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चिपको आंदोलन संबंधित है, इसका आंसर तो आना ही चाहिए भाई। अगर डेली वीडियो देखते हैं, चिपको आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाया हूं, ठीक है। तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से आपका संबंधित है। वन संरक्षण के लिए यहाँ पर आंदोलन चलाया गया था, वनों को आदमी बहुत अच्छा तरीके से रक्षा कर रहे थे, ठीक है। रक्षा के लिए अभियान चलाया गया था चिपको आंदोलन, ठीक है। तो वन संरक्षण की पेड़ कटे ना। तो आई होप क्लियर हो गया होगा 5वें का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रुकेंगे नहीं भाई, बहुत सारा क्वेश्चन करना है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसको थोड़ा पढ़ता हूं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बताना आपको कि सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में। 4 ऑप्शन दिया है ना, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। और जल्दी से कमेंट सबका आना चाहिए, बता देता हूं, सबका कमेंट आना चाहिए। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जल्दी से हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि किसका राइट आंसर क्या होगा। मैं बताना चाहूंगा जस्ट तुरंत, पश्चिम बंगाल में। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहां है? पश्चिम बंगाल में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? बताना आपको कि पूरे के पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है, पूरे के पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम में, कि चेन्नई में होती है, कि व्लादिवोस्टोक में होती है, कि न्यूयॉर्क में होती है? बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बताइए विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मासिनराम, चेन्नई, की व्लादिवोस्टोक, न्यूयॉर्क? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए। रुक जा भाई, कहां जा रहे हो? ऑप्शन है मासिनराम। कहां पे? मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। मासिनराम का स्थान है
ठीक है, जो यहाँ पे सबसे अत्यधिक वर्षा होती है। तो ये तो प्रश्न नंबर क्या था, 7 था। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइए। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जल्दी से बताइए। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है और जल्दी से इसका आंसर बताना पड़ेगा सबको। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है भाई? उत्तराखंड। कहां पे? उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना स्थित है। क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 9 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? आपको बताना है कि खरीफ की फसल कौन है चारों ऑप्शन में से। चना है कि धान है कि कपास है कि चना, अरे बी एंड सी, मतलब धान और कपास दोनों है। बताइए, बहुत प्यारा प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न, जल्दी बताइए। तो प्रश्न आना तय है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है बताना है। चना, धान, कपास, बी एंड सी, मतलब कि धान और कपास दोनों। तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। सबको मालूम है ऑप्शन डी होगा, क्योंकि धान भी है और कपास भी। धान कपास दोनों खरीफ की फसल होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ धान को मार दें चाहे कपास को मार दें, नहीं, दोनों है भाई, खरीफ की फसल तो दोनों ही मारना पड़ेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां आइए। तो क्वेश्चन नंबर 10वां पूरा दिख रहा है अच्छे तरीके से आपको। चलिए, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? बहुत प्यारा प्रश्न है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा कि इंदिरा गांधी के द्वारा? बताइए, 4 ऑप्शन है ना, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? प्रश्न तो बहुत मजेदार है, एक भी प्रश्न बाहर यहां से जाने वाला नहीं है, मेरा वादा है आपको। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया भाई? विनोबा भावे। रट्टा मार जाइए तो याद ही होगा आप लोगों को। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? विनोबा भावे के द्वारा। क्लियर है ना? प्रश्न नंबर 10वां, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इनमें से कौन सी रबी फसल है? अभी हमने खरीफ की फसल देखा है, तो प्रश्न आ गया रबी की फसल। जल्दी बताइए, इनमें से कौन रबी फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, वो भी काला चना, फिर कपास। तो कपास तो ऐसे भी नहीं होगा, अभी जस्ट आपने देखा है, कपास कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा तब? कपास होगा नहीं, मोटे अनाज होंगे नहीं भाई, ठीक है, चावल होगा नहीं, तो होगा क्या? ठीक है, बताइए कमेंट के माध्यम से, तब होगा क्या भाई? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, धान होगा नहीं, क्योंकि धान से ही चावल निकलता है, और धान आपके क्या होता है? खरीफ की फसल है, धान काम खत्म, मतलब चावल भी काम खत्म, मोटे अनाज होंगे नहीं। कपास, चना होगा भाई, चना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चना में भी काला चना, ठीक है, काला चना क्या होता है? रबी की फसल होता है। थोड़ा लॉजिकली है, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां पर स्थित है? बहुत मोस्ट आईएमपी प्रश्न। भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। इसका आंसर आना ही चाहिए आपको कि भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है कहां पर स्थित है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा राइट आंसर। सबको मालूम है कि तमिलनाडु जो है भारत में पवन ऊर्जा का सबसे विशाल केंद्र कहां पे स्थित है? तमिलनाडु पे। ऑप्शन 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। कोई भी डाउट, 1% डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, एकदम प्रश्न तगड़े से याद करके जाइए, एग्जाम में तलका मचा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? कह रहा कि किस वस्तु का निर्यात ना भारत करता ही नहीं है, बताइए। कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का जो निर्यात है, ठीक है, वो भारत नहीं करता। कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर इसके लिए। ऑप्शन बी भाई उर्वरक, उर्वरक का निर्यातक नहीं करता, निर्यात नहीं करता उर्वरक का भाई भारत। ऑप्शन बी दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बनना है भाई, यहां से प्रश्न बनना तय है, एकदम याद कर जाइए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? कह रहा है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, परिवहन दिया हुआ है, परिवहन साधन है। कौन सा परिवहन साधन भारत में सबसे ज्यादा प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर क्या होगा। सबको मालूम है कि हमारे भारत में
सबसे ज्यादा जो परिवहन यूज किए जाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो सड़क परिवहन है, क्योंकि सड़क के माध्यम से हम लोग बहुत ही ज्यादा सारे काम करते हैं। पाइपलाइन से थोड़ी करते हैं, रेल परिवहन से भी कम करते हैं, वायु परिवहन सबसे ज्यादा सड़क परिवहन से ही काम किया जाता है। सड़क वगैरह से सब लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, बहुत काम होता है उससे, ठीक है। तो सड़क परिवहन ही एक प्रमुख साधन है इन चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। क्लियर हो गया ना। एक क्वेश्चन नंबर 14 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे और उसको देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या बोला है कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। कह रहा हमारे देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र, किनमें से कोई नहीं। बताइए, चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा कि हमारे देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र, किनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा राइट आंसर। सबको मालूम है कि जो देश की अखंडता होती है, हमारी एकता होता है, उसके लिए सबसे अगर आवश्यक है तो सत्ता की साझेदारी है। तब तक सत्ता की साझेदारी नहीं है, हमारे देश विखंडित हो जाएगा, ठीक है। तो देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है, सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 15 था, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। आपको बताना है कि जो हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं हैं, उसमें कितनी भाषाओं का समावेश है। 20, 22, 24 की 26। बताइए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। सबको इसका आंसर मालूम होना चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी कितने 22 भाषाओं का समावेश है। कितना 22, 22, ठीक है। लैंग्वेज वहां पे इंक्लूड किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 8वीं अनुसूची में। चलिए प्रश्न नंबर 17 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 17, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। जो हमारा भारत है उस भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। बहुत प्यारा प्रश्न है, मजा आ रहा है इस प्रश्नों को करने में। और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए राइट आंसर क्या होगा कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। कब हुआ था पंचायती राज का स्थापना हमारे भारत में। 1992 रुकना ही नहीं भाई, कब 1992 में हुआ था पंचायती राज की स्थापना भारत में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 18 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है देखते हैं। कह रहा है कि काले दस्ताने और बंधी मुठियां किसकी प्रतीक थी। कह रहा है कि काले दस्ताने और बंधी जो मुठियां थी वो किसकी प्रतीक थी। क्रोध की, शांति की, अश्वेत शक्ति की कि खुशी की। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताइए कि क्या होगा इसके लिए राइट आंसर कि काले दस्ताने और बंधी मुठियां किसकी प्रतीक थी। तो वो अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। किसकी, अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी काले दस्ताने और बंधी मुठियां। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है भाई देखता हूं। भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कह रहा है कि भारत में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज की संस्थाएं में। बताइए किस में, किस संस्था में भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज की संस्थाएं में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पंचायती राज की संस्थाएं में यहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसमें, पंचायती राज की संस्थाएं में। क्वेश्चन नंबर 19 भूलना नहीं है, एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में बनेगा, बहुत आराम से करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। सतलुज बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध, सरदार सरोवर बांध। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सबसे आना चाहिए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी भाई, सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध से संबंधित है कौन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्लियर है ना। चलिए एक क्वेश्चन नंबर अभी 20 है, अभी 10 क्वेश्चन बाकी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। रुकना नहीं है, रुकना नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना है। क्वेश्चन नंबर 21 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई।
मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बहुत प्यारा प्रश्न आ गया ना। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त। बताइए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बताइए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सबका आंसर आना चाहिए कब? 10 दिसंबर। सबको आना चाहिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर ना आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? राजनीति एक डॉट 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 का क्षेत्र है। इसमें भरना है कि राजनीति एक संभावनाओं का क्षेत्र है, कि राजनीति के विकल्पों का क्षेत्र है, कि राजनीति के प्रयासों का क्षेत्र है, कि राजनीतिक ये सभी मतलब तीनों का क्षेत्र है। बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो मैं बता दूं आप लोगों की जो राजनीति होती है ना, एक संभावना का क्षेत्र होता है। राजनीति क्या है? संभावनाओं का क्षेत्र है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 22 और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो राजनीति के किसका क्षेत्र है? संभावनाओं का क्षेत्र है, संभावनाओं का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है ना वो सर्वाधिक है। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सबका आंसर आना चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबका आंसर एक ही आएगा, हरियाणा। हरियाणा 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 की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा अधिक है। ठीक है, बिहार के अपेक्षा, राजस्थान के अपेक्षा और मेघालय के अपेक्षा। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहां इस तरह करूंगा तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? कह रहा कि कौन सा क्षेत्रक है ना सबसे अधिक रोजगार देता है? द्वितीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, किनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक जो ना रोजगार देता है? बहुत प्यारा प्रश्न है, आपको आंसर बताना ही पड़ेगा। तो इनमें से कौन सा क्षेत्रक है? तो वो है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक सबसे ज्यादा रोजगार देता है। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। और अच्छे से इस प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत कभी। क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई? एक्ट मतलब योजना होता है। कह रहा है कि चारों ऑप्शनों से बताना है कि किस वर्ष महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई गई। तो किस वर्ष चलाया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना? 2008 में, 2010 में, 2005 में, 2000 में। बताइए चार ऑप्शन दिया हुआ ना, बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको बताना ही पड़ेगा किस वर्ष। तो भाई ऑप्शन सी 2005 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाया था। कब? 2005 में। याद हो गया होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1993 में, 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1990 में, कि 1 जनवरी 1985 में। चार ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए। सबको मालूम है 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 26। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, उसको देखने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 27 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में चार ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। बताइए चार ऑप्शनों से बताइए निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है कौन? पूंजी, लाभ, सेवाएं कि कर? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 27। जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या होगा। उत्पादन का साधन भाई सबको मालूम है कि पूंजी है। इसमें सोचने समझने वाली बात ही क्या, इसको मैं ढक लेता हूं। ठीक है ना, दिमाग आपका इधर ही जाने लगेगा, दिक्कत होगा। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है? पूंजी है। ठीक है, क्लियर है ना? यहाँ से कोई 27 में कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़िए भाई, रुकना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व व्यापार
संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था, कि जेनेवा में, कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुआ था? सबको मालूम है इसका आंसर कहाँ हुआ था भाई? जेनेवा में हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुआ था? जेनेवा में। क्लियर है ना आपको? कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आइए तो देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1992, 1984, 1985 कि 1986? बताइए, 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कब? तो ऑप्शन डी भाई, 1986। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 को। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा सही आंसर इसके लिए, कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914, 1915, 1918, 1919? बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि देखा विद्यार्थियों ने, बहुत अच्छे तरीके से मैंने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया, और यह वीडियो आपको खत्म तो समझ समाज विज्ञान का आपका वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरा का पूरा खत्म, क्योंकि पूरे हमने 4 पोर्शन तैयार किया था। कहते हैं सबसे पहले हम 20 महत्वपूर्ण में पहला प्रश्न देखने वाले हैं, कि देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा आईएमपी है, कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, या तो पूछेगा उसी में कि जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहला, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही में मिल जाएगा, ठीक है। आंसर कैसे लिखना है? 2 नंबर के लिए आता है, बहुत प्यारा प्यारा आंसर लिख के लेके आया हूं। लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए आपको ना ये ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। ये आपको किस पेन से लिखना है? ब्लैक पेन से। इस तरह डिजाइन नहीं बनाना है, मैं बना रहा हूं, लेकिन आप लोगों को बस इस तरह डैश कर देना है। ब्लैक पेन से लिखेगा, जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, और प्रासा के राजा कौन? प्रासा के राजा थे कौन? विलियम प्रथम। प्रासा के राजा कौन? विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। तो यही 2 प्रश्न पूछा था कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो किसका महत्वपूर्ण योगदान था? ऑटो वन बिस्मार्क था। पहला प्रश्न याद हो गया। फिर कह रहा जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया, तो प्रासा के राजा कौन? विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र प्रथम का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। कौन? विलियम प्रथम। कहां के थे? प्रासा के राजा थे। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया आप लोगों को। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, इसको आपको तैयार करके जाना है। आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? सिंपल सा जवाब आपको छोटा सा देना है, 2 नंबर के लिए आता है प्रश्न। असहयोग आंदोलन 1992 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। तो असहयोग आंदोलन कब लिया गया? 1922 ईस्वी में। क्यों लिया गया भाई? तो चौरी चौरा की घटना के कारण इसे वापस लिया गया। बस यही 2 लाइन आपको लिख देना है अच्छे तरीके से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। पूछ रहा है कि आयात शुल्क किसे कहते हैं। तो आयात शुल्क आप जानते हैं, देखिए किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क या कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जिस जगह से वह चीज देश में प्रवेश करती है, यानी सीमा पर, बंदरगाह पर, हवाई अड्डे पर। सिंपल मतलब ये चीज कहना चाह रहा है कि आयात शुल्क उसे कहते हैं किसी दूसरे देश से कोई चीज आप मंगवा रहे हैं। मान लीजिए अमेरिका से कोई दूसरी चीज आप अपना मंगवा रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो वहां पे एक चार्ज लगता है, और ये चार्ज कहां लगेगा? बंदरगाह पे या चाहे हवाई अड्डे पे लगेगा, ठीक है। अगर आप कहीं अमेरिका से कहीं चीज आप इंडिया में अगर मंगा रहे हैं तो अमेरिका के हवाई अड्डे पे या बंदरगाह पे एक चार्ज लगेगा, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं आयात शुल्क, ठीक है। तो लिखा है किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क या कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जिस जगह से वह चीज देश में प्रवेश करती है, यानी सीमा
पर या बंदरगाह पे कह सकते हैं, हवाई अड्डे पे, यहीं से तो आप दूसरे देश हवाई अड्डे से हवाई बंदरगाह से आप आएंगे, चाहे हवाई अड्डे पे एरोप्लेन से आएंगे, ठीक है, या कहीं बॉर्डर पे सीमा पे से आएंगे, तो वो वहां से वो चीजें जो जब दूसरे देश में प्रवेश करती है तो वहां पे एक शुल्क लगता है, ठीक है, जो किसी भी चीज का अगर आप आयात कर रहे हैं, किसी भी चीज सामान मंगवा रहे हैं तो वहां पे एक शुल्क लगता है, उसी को आयात शुल्क कहते हैं। क्लियर हो गया होगा, बस इतना पॉइंट आपको लिख देना है, 2 नंबर मिल जाएगा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा एमपी बता दे रहा हूं आपको। तो आयात शुल्क से आप क्या तात्पर्य, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और ये प्रश्न नंबर क्या था, तीसरा, ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है, तीसरा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर चौथा यहाँ पे लिखना था, लेकिन मैंने प्रश्न तीसरा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ते रहिए। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा ही मान लीजिए उसको, प्रश्न है ना, कह रहा है कि जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या मतलब है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इसको कवर कर देता हूं, नहीं तो आपका ध्यान इस पे ही भटकने लगेगा, तो आप कंसेप्ट नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि यहाँ दुनिया के सिकुड़ने का मतलब है कि विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होना। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ दुनिया के सिकुड़ने का मतलब यही है कि विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के जो व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, ठीक है। तो वृद्धि होना ही क्या कहलाता है कि दुनिया सिकुड़ रही, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना ही पॉइंट आपको लिख देना है एग्जाम में। आई होप ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये प्रश्न नंबर तीसरा था, मतलब प्रश्न नंबर चौथा ही है, प्रश्न तीसरा तो बता दिया था, लेकिन कोई नहीं, हमने गलत लिख दिया था इसको, प्रश्न नंबर चौथा लिखना था। चलिए प्रश्न नंबर चौथा यहाँ देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर चौथा क्या है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 राज्यों के नाम बताना है जहां पे काली मृदा पाई जाती है और इस पर कौन सा फसल उगाया जा सकता है, ये भी आपको बताना है। तो तीनों का उत्तर आपको मिलेगा कि काली मृदा का रंग काला होता है। देखिए सबको मालूम है कि काली मृदा का रंग काला होता है। इसे रेगर मृदा भी कहते हैं, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। और यह लावाजनक सेलों से बनती है। कैसे बनती है, इसका निर्माण कैसे होता है, लावाजनक सेलों से होती है। जहां पे ज्वालामुखी फट जाते हैं वहां पे जो उसके लावा होते हैं उससे इनका निर्माण होता है, लावाजनक सेलों से बनती है। और यह मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में क्या किया जाता है, पाया जाता है। मतलब इस स्थानों पे पाया जाता है काली मृदा। और काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए पूरा का पूरा आपको पॉइंट यहाँ पे मिल गया होगा कि काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेंगर मृदा भी कहते हैं, या लावाजनक सेलों से बना है, या महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाया जाता है। कपास की खेती के लिए उत्तरदायी होता है और इसे कपास मृदा भी कहते हैं, इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं, क्योंकि काली मृदा कपास के लिए उत्तरदायी होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छी फसल होती है उसमें। तो बस देखिए पूरा का पूरा आंसर मिल गया, आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, आराम से एग्जाम में जाइएगा, आराम से लिख दीजिएगा। यहां से एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण देकर समझाना है। चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए जैव संसाधन। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा एनालिटिक करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। यहां से क्वेश्चन बाहर जाना असंभव है, ठीक है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। जैव संसाधन क्या होते हैं, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, भाई जिनकी प्राप्ति जीव मंडलों से होती है, जिनमें जान प्राण होता है, वो अगर किसी चीज को प्राप्ति करते हैं संसाधन को, तो वह जैव संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडलों से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन, मत्स्य जीवन, इन सब में जान होता है, ठीक है। तो इनकी उत्पत्ति जो है जीवमंडल से हुई है, तो उसे जैव संसाधन कहेंगे। क्लियर हो गया। और अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तु से इनकी उत्पत्ति, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं अजैव संसाधन कहलाएंगे। जैसे चट्टान और धातु अजैव, ये क्या इनमें निर्जीव वस्तुओं से बने हुए हैं, तो अजैव संसाधन कहलाएंगे। जो जीव मंडलों से बना है वो जैव संसाधन कहलाएगा। तो इसमें अंतर ही क्या है, बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, प्रश्न नंबर आपका 5 है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और इसको अच्छे से नोट करके याद करके आप एग्जाम में जरूर से जाइएगा, बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है,
ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 5वां यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और हम जस्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। और चलिए यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। प्रश्न नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि टेक्सोल क्या है। ठीक है, बस एक पॉइंट पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या है टेक्सोल क्या है, फिर तो आपको नोट कर ही लेना है। टेक्सोल क्या है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्सोल हिमालयन एवं नामक औषधियां पौधे की छाल टहनियों द्वारा जड़ों से स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ है। ये जो टक्सोल होता है ना, वो हिमालय नामक औषधि जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके छालों के तथा उनके जड़ों से स्रावित होने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है टक्सोल। और यह कैंसर के उपचार में क्या होता है, सहायक होता है। बस यही 2 पॉइंट आपको लिख देना है कि टक्सोल जो होता है वो हिमालय नामक औषधि पौधे की छाल से टहनियों से जड़ों से स्रावित होने वाला एक रासायनिक क्या है, पदार्थ है। और एक कैंसर के उपचार में सहायक होता है, उसी को हम टक्सोल कहते हैं। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, इसको नोट कर ही लिए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए। व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। अब हमसे कह रहा है कि व्याख्या कीजिए, बताइए कि जो जल है वो किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार है भाई, आप लोग भी इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। कह रहा है कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या घरेलू कामकाजों में किया जाता है तो इससे जल दूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। मतलब कि इसको पहले नोट कर लीजिए, पूरा का पूरा आप लोग जान गए हैं कि क्या है भाई। कह रहा है कि जल इस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार यूज करने पर खराब नहीं होता है। ठीक है, आप जैसे उद्योगों में जो जल यूज होते हैं मशीन को हीटिंग करने में, तो पानी डाल जाता है, मशीन हीट होता है। ठीक है, मतलब हीट नहीं होने देता है उस पानी की वजह से, फिर वो गर्म पानी एक और साइड निकलता है। तो उस गर्म पानी, ये नहीं कि एक बार पानी हम डाल दिए तो अगर ये पानी ठंडा था उसको गर्म कर दिया तो पानी अब यूज ही नहीं होगा, नहीं, उसको प्यूरिफिकेशन करके फिर यूज किया जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि जल को इसलिए नवीकरण योग्य संसाधन माना गया क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता है, उसको पुनः पूर्ति किया जा सकता है, उसको प्यूरिफिकेशन करके शुद्ध करके फिर इस्तेमाल में किया जा सकता है। इसलिए जल जो है नवीकरण योग्य संसाधन है। बात खत्म, बस यही तो बात है इसमें, और क्या, कुछ नहीं है। क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 7 में आप लोगों को, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जस्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। कह रहा है कि भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताना है। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो सिंपल जवाब देंगे कि भारत की 4 प्रमुख रबी फसलें जो हैं वो गेहूं, मटर, जौ, चना और सरसों हैं। भारत की 4 प्रमुख रबी जो फसलें हैं वो गेहूं हुआ, मटर हुआ, जौ, चना और सरसों हैं। तथा खरीफ की फसल जो होती हैं वो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली आदि होती हैं। याद करिए, बहुविकल्प की प्रश्न यहाँ से बनता है, पूछ देता है कि कौन रबी की फसल है, कौन खरीफ की फसल है, तो याद कर लीजिएगा। तो रबी की फसल कौन कौन, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। गेहूं, मटर, जौ, चना और सरसों। खरीफ में क्या आ जाएगा आपका, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली। याद हो गया ना, प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए प्रश्न नंबर 9 आइए। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत के, क्या बोल रहा है कि भारत के 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। कह रहा है कि भारत के 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है। ठीक है, तो 2 आणविक ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखना है, तो हमने बहुत सारा लिख लिया है कि भारत के प्रमुख जो परमाणु संयंत्रों में जो केंद्र है, पहला तो है काकरापारा जो कि गुजरात में है, दूसरा है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, तीसरा रावत बाटा जो कि राजस्थान में है, फिर नरौरा जो कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, कर्नाटक में आपका क्या है, गएगा। ठीक है, कैगा, क्या है, कैगा लिखा है, कैगा ग है। फिर कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में है। तो यह भारत के आणविक ऊर्जा केंद्र हैं। ठीक है, परमाणु केंद्र है, आणविक ऊर्जा केंद्र। ठीक है, तो हमसे 2 ही पूछा, लेकिन हमने लिस्ट लिख दिया है ताकि आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्लियर हो गया ना। चलिए 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 भाई, बहुत सारा प्रश्न करना है और एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, एकदम तहलका मचा देना है 2022 बोर्ड एग्जाम में। चलिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है, कह रहा है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बता दे रहा हूं आप लोगों को। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे धात्विक खनिज होता क्या है। जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है,
देखिए, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है जिसमें चमक होती है तथा जिनको कूट पीट कर चादरों के रूप में डाला जा सकता है और तारे के रूप में यह पाए जाते हैं, मतलब उसको खींच के तार के रूप में बनाया जा सकता है, जिसमें कठोर, ठोस एवं नरम चूना तक भी क्या होता है इसमें शामिल होता है, उसको धात्विक खनिज कहते हैं। तो सिंपल तो जवाब है भाई कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिन खनिजों से धातु प्राप्त होता है और धातु में चमक होती है, जिसको कूट पीट को चादरों के रूप में बना सकते हैं, जिन्हें हम खींचकर तारों के रूप में डाल सकते हैं, जिसमें कठोर, ठोस और नरम चूना भी क्या होता है शामिल होता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए कितना सिंपल कह रहा है, ऐसे दो खनिजों के नाम भी बताइए, तो हमने बता भी दिया आप लोगों को, नरम चूना यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? बताइए। कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन आएगा, आराम से लिख के आंसर चले आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां था, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है प्रश्न, एक कॉमन प्रश्न है। ठीक है, इसीलिए मैं सब तो प्रश्न लिया हूं कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। क्या लिखेंगे? भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, मोती व मूल्य रत्न, अकार्बनिक रसायन, कोयला, मशीनरी, उर्वरक, वनस्पति तेल, छपाई मशीनें आदि प्रमुख हैं। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तु ये है, ठीक है, जिससे भारत क्या करता है? निर्यात करता है इन वस्तुओं का। तो वही पूछ रहा है कि कोई वस्तु का नाम बताइए, तो बहुत सारे इतना वस्तु लिख दिया, कोई भी याद कर लीजिए, बता दीजिएगा कि भारत इन वस्तुओं का निर्यात करता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सभी प्रश्न सिंपल ही है, बस याद करने का तरीका होना चाहिए आपको, दिमाग में फिट करके चले जाइए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12, सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है? मतलब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी से क्या आप समझते हैं? तो देखिए सत्ता की साझेदारी है क्या? किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदाय, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। कह रहा है किसी भी देश में अगर शासन करने की शक्ति है तो उस शक्ति के कारण समाज के अलग अलग जो समुदाय होंगे, लोग होंगे, वर्ग होंगे, उनमें अलग अलग बंटवारा होगा। ठीक है, अलग अलग गुण, अलग अलग बंटवारे होंगे, उस बंटवारे की सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जो बंटवारा ही होता है अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समुदाय में, वो बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। तो यही तो चीज लिखा हुआ है 3 लाइन में, छापिए उसको, याद करके जाइए बोर्ड एग्जाम में, एकदम एक भी नंबर कटने वाले नहीं है आपके। चलिए, लेकिन याद हो जाने चाहिए, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मेहनत बहुत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो भाई बहुत सीरियस रह के पढ़ाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, संघीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? पूछ रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर क्या देंगे कि वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय 2 अधिक सरकारें काम करे संघात्मक व्यवस्था कहलाती है। देखिए संघीय शासन व्यवस्था क्या है? बहुत ही सिंपल, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में कोई 2 से अधिक सरकारें काम करे संख्यात्मक व्यवस्था कहलाती है, चाहे संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है। क्लियर हो गया ना प्रश्न? प्रश्न नंबर 13 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, और यह प्रश्न तो पूछे मत, बहुत बार एग्जाम में आता है, हर साल आता है, 2 नंबर फ्री में देखे जाता है कि विश्व के 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम बताइए। कह रहे विश्व के 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम, तो भाई भारत तथा अमेरिका। ठीक है, ये दोनों संख्यात्मक राज्य हैं, तो बस भारत तथा राज्य याद कर लीजिए, भारत और अमेरिका 2 नंबर आपको मिलने वाला है। तो 2 संख्यात्मक राज्यों के नाम भारत तथा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर क्या था? 14। क्लियर हो गया होगा। अब आइए यहाँ पे इस लिस्ट में देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। तो चलिए 2 कारण देख लेते हैं, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक क्यों है। पहला, जातिवाद ने देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। कह रहा है कि जातिवाद जो होता है वो अलग अलग जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा। सही बात है, जातिवाद तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है लोकतंत्र के लिए, कि सब अपने अपने जाति में भेदभाव रखते हैं। ठीक है, कोई अपने जाति में रहता है, कोई दूसरी जाति में रहता है। ठीक है, तो यह भाई विभिन्न अलग अलग जातियां जो बट गई हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा लोकतंत्र में घातक है, क्योंकि सब अपनी जाति का ही पक्ष खींचते हैं। ठीक है, एक दूसरे से देख के जलते हैं। तो भाई लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है कि नहीं? तो पहला कारण तो यही हो गया।
दूसरा है जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति ने भी भारतीय लोकतंत्र की बुरी तरह से प्रभावित किया। ये भी बात है, अलग अलग टिप्पणियों में अलग अलग आरक्षण मिल गए हैं, किसी को कम आरक्षण मिल गया, किसी को ज्यादा मिल गया, इसी वजह से विवाद चलता रहता है। ठीक है, तो लोकतंत्र के लिए जातिवाद तो घातक है ही। तो दो कारण हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि यही दो कारण हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घातक हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को जब भी एग्जाम में आए कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक क्यों है, 2 पॉइंट अच्छे से लिख दीजिए, पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है आप लोगों को। और यह प्रश्न तो फ्री में नंबर देके जाता भाई, हर साल एक प्रश्न आते हैं। ठीक है, 2 नंबर के लिए तैयार कर लीजिए कि भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए, श्रीलंका और नेपाल। बस देखिए 2 नंबर मिल गया आपको। तो भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम क्या, श्रीलंका और नेपाल। याद हो गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, रुकना नहीं है भाई, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 17, धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देंगे क्या कि राज्य का अपना कोई धर्म न हो। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म न हो तथा राज्य में रहने वाले व्यक्ति स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सके तथा राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव न करे, तो यह स्थिति धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये चीज रहता है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये चीज कि राज्य में कोई अपना धर्म नहीं है, जो व्यक्ति चाहे जिस धर्म को अपना सकता है, कोई किसी से भेदभाव न रखे, सब प्रेम व्यवहार से अपनी जिससे दोस्ती जिसके बन रही भाई सब प्रेम व्यवहार से रहे। ठीक है, कोई एक दूसरे से भेदभाव ना रखे, यही स्थिति क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। क्लियर, देखिए कितना सिंपल शब्दों में लिखा हूं मैं और अच्छे तरीके से बता भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ये प्रश्न नंबर 17 था। प्रश्न नंबर 18 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। या तो क्वेश्चन को इस प्रकार घुमा देता है कि औसत आयु का अर्थ लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको याद करके जाइएगा आप लोग कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, औसत आयु का अर्थ लिखिए। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे कि किसी देश की कुल आय को, क्या बोल रहा है, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, कह रहा है कि किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं, इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो कितना सिंपल है, किसी देश की अगर कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे दूंगा तो वहां पे औसत आय निकल जाएगा या तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है कि किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे दीजिए, भाई खुद मालूम चलेगा कि एक व्यक्ति कितना रुपया कमाता है, प्रति व्यक्ति आय समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। प्रश्न नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे भाई, बहुत सारा प्रश्न करना है। प्रश्न नंबर 19 जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टिकोण से, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। कह रहा है कि केरल में अगर अलग राज्य की तुलना में देखा जाए तो जो शिशु मृत्यु दर है वो कम क्यों है, क्या कारण है भाई इसका, देख लेते हैं। तो केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम होने के 2 प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से कारण? पहला कारण यह है कि केरल की साक्षरता दर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। देखिए पहला कारण तो यह होगा कि केरल की जो साक्षरता दर है वो अन्य राज्यों की तुलना में क्या है, अधिक है। और दूसरा क्या है कि केरल में निवल उपस्थिति अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में उच्च है। केरल में जो निवल उपस्थिति अनुपात है वो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, और दूसरा कि उसका जो साक्षरता दर है और अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। यह 2 कारण है केरल में अन्य राज्यों की तुलना में जो शिशु मृत्यु दर है कम इसलिए होता है। तो 2 कारण हमने लिख दिया है, आराम से लिख के यही आ जाइएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नंबर मिल जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखने वाले हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है। बहुत बार एग्जाम में, बहुत मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मौसमी बेरोजगारी क्या है, आइए देख लेते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीने में ये लोग बेरोजगार रहते हैं। देखिए मौसमी बेरोजगारी का मतलब कि कोई भी बेरोजगार है, कोई भी बेरोजगारी लोग हैं, उन्हें पूरे साल काम नहीं मिलता है, कुछ महीने वो लोग क्या होते हैं, बैठे ही रहते हैं, और यह लोग बेरोजगार रहते हैं कुछ महीने, और इसी को हम करते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो क्लियर है, देखिए 3 लाइन में। मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार रहते हैं, इसी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 20, अभी हमने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं।
ठीक है, वीडियो को आपको क्या करना है, बस दो ही काम करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं वादा करता हूँ बोर्ड एग्जाम जाते जाते तक पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा, पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, मेरा वादा है आप लोगों से। तो पहला प्रश्न मैं डिस्कस करने वाला हूँ, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा प्रश्न। पहला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पहला ही मैं आप लोगों को उठा के लेके आया हूँ यहाँ पे कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ है। प्रश्न जाके देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ ये देखते हैं, और यहाँ पे जानते हैं मैं याद कराऊंगा, कोशिश करूंगा यही याद करवा दूंगा, रट्टा मरवाने की जरूरत नहीं है, यही याद हो जाएगा कंसेप्चुअल। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, आइए बढ़ते आगे। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। जो राष्ट्रवादी भावनाएं था वो जो मध्यम वर्ग के लोग थे जर्मन के, उनमें काफी क्या थी, व्याप्त थी राष्ट्रवादी भावनाएं। उन्होंने क्या किया कि 1848 में जर्मन के महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। उनके लोग जो थे जर्मन के मध्यवर्गीय जो लोग थे, उन्होंने सन 1848 में उन्होंने किया कि जर्मन के महासंघ के अलग अलग इलाकों से एक लोगों को जोड़कर एक निर्वाचित शासित राष्ट्र राज्य बनाने का क्या किया था, उन्होंने प्रयास किया। कब, 1848 में। देखते हैं आगे क्या होता है भाई। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। जैसे उन्होंने संगठन बनाने की कोशिश किया तो इस संस्था मतलब संगठन को जो राजशाही बड़े लोग थे, जो फौज के लोग थे, उन्होंने क्या किया, इसको मिलकर दबा दिया। उनका प्रसा, देखिए आगे पढ़िए कि उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उनके प्रसा के कौन समर्थन किया, तो बड़े भूस्वामी जो लोग थे उन्होंने उनके प्रसा को क्या किया, समर्थन किया, सपोर्ट दिया उन लोगों को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। इसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, ठीक है, प्रसा ने। उसका मुख्यमंत्री कौन बना भाई, देखिए आप लोग को हाईलाइटेड लिखना है। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क, ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। ठीक है, उसका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। ठीक है, उसने क्या किया, प्रसा के सेना और नौकरशाही की क्या लिया, मदद लिया। कौन, मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क। ठीक है, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई। उसके बाद तब उन्होंने नौकरशाही और प्रसा सेना से मदद लिया। तो 7 वर्ष के दौरान उन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्ध उन्होंने लड़ा और जीत लिया, तीनों युद्ध। ठीक है, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। वहीं पे एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुआ, शुरू हुआ, पूरा हुआ। जनवरी 1871 में क्या लिखा है, जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। देख लीजिए, याद कर लीजिए इस डेट को। ठीक है, कि जनवरी 1871 में जो वर्साय में हुए एक समारोह हुआ, उसमें प्रसा के राजा विलियम प्रथम को क्या किया गया था, जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। और इस तरह 1871 में जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। और इसी के दौरान 1871 में जर्मनी का क्या हो गया था, एकीकरण हो गया था। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूछा था जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, तो मैंने पूरा बताया कि 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ है। तो लास्ट कंक्लूजन निकल गया। और कैसे हुआ था, सारे सिचुएशन हमने एक एक करके आप लोगों को बताया, कैसे कैसे क्या हुआ, किस सिचुएशन पे आके उन्होंने जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताने की कोशिश किया है। रट्टा तो बिल्कुल मारना नहीं, हमारे क्लास में तो एक भी रट्टा नहीं मारना है, पूरा कंसेप्चुअल सारी चीज पढ़ाई जाएंगी। नोट करके याद करके जाके एग्जाम में चुपचाप देखे चले आइएगा, बता दे रहा हूं। क्लियर हो गया ना। तो ये प्रश्न इतने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो भाई मैं जो बता रहा हूं, जो मैं कह दूंगा उसको सत्य मान लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा रिसर्च पे ये सारे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ये नहीं कि जैसे मर्जी सही लिख के बता दिया गया, नहीं, बहुत रिसर्चिंग पॉइंट है। क्योंकि आप हमारे विश्वास करते हैं, हम तो यही चाहेंगे हमारे चैनल से पढ़ के बस बच्चे अच्छे नंबर लाएं और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क लगा लीजिए और नोट कीजिए तुरंत इसको, कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ है। तीन चीज आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट क्या था, पहले तो ये बताना है, उसका विरोध कैसे हुआ, विरोध हुआ तो परिणाम उसके क्या हुए, ये सारी चीज आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रॉलेट एक्ट क्या था। तो हेडिंग आपको डालना है ब्लैक पेन से, रॉलेट एक्ट, और आगे पढ़ना है। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था। देखिए रॉलेट एक्ट एक कानून है, ठीक है, एक्ट जानते हैं आप लोग कानून होता है, जो कि 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। वेरी मोस्ट, कितना बहुत वाह वाह, क्या क्या एक्ट था कि 1919 में ऐसा एक्ट पारित हुआ कि सिर्फ आप मुजरिम हो चाहे ना हो, आप पे अगर शक लग गया कि भाई ऐसा ये काम कर सकते हैं, उनको चुपचाप पकड़िए और 2 साल जेल में गिरफ्तार कर दीजिए। यही रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट के तहत अगर आपने कोई भी जुर्म भी नहीं किया है, तो आप पे अगर सिर्फ शक हो जाए कि भाई ऐसा कर सकते हैं, तो इनको पकड़िए और 2 साल जेल में रख दीजिए। यही रॉलेट एक्ट था। तो बड़ा डेंजर बात था, बहुत ही ज्यादा डेंजर से तो है, ठीक है। कब पारित हुआ? 1919 में, याद कर लीजिएगा। तो रॉलेट एक्ट समझा गया ना। इसका विरोध कैसे हुआ, तो विरोध हेडिंग डालिए। तो भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। चलिए देखते हैं कैसे कैसे विरोध इनका हुआ। पहला, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया था। अलग अलग शहरों में बहुत से बड़े बड़े रैलियों की मदद से जुलूस निकाला गया इसका विरोध करने के लिए, इस एक्ट का, ठीक है। पहला कारण तो यह हुआ इसका, ठीक है। दूसरा कैसे विरोध किया गया, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। जितने भी रेलवे वर्कशॉप थे, जितने भी रेलवे के कर्मचारी थे, वो सभी काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए, ठीक है। तीसरा कि कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध दिया था। बहुत सारे शहर में दुकान लोगों ने बंद कर दिया, सड़क पे जाम लगाया, उन्होंने विरोध कराया कि भाई नहीं, रॉलेट एक्ट को हटाना ही पड़ेगा। एक ऐसा एक्ट है भाई कि किसी पर शक लग गया है तो उसको 2 साल जेल में कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा ही डेंजरस हमको एक लग रहा है। कब हुआ? 1919 में पारित हुआ, ठीक है। तो अब तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अरे तरट्टा मारने वाली क्या चीज है, तो याद नहीं होगी आप लोगों को, बताइए। तो इसमें क्या सोचने वाली समझने वाली बात है? कोई पूछे रॉलेट एक्ट, बता दीजिएगा कि 1919 में पारित हुआ। भैया एक ऐसा एक था ना कि अगर शक हो गया आप पे तो आपको उठाया 2 साल जेल में कर दिया गया। उसका विरोध कैसे हुआ? तो 3 तरीके से विरोध किया गया, ठीक है। रेलवे कर्मचारी सब जुलूस निकाल दिए, जितने भी वो रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले सब हड़ताल पर चले गए। बहुत सारे शहरों में, जो बड़े बड़े शहर में दुकानदार थे, उन्होंने दुकान बंद कर हड़ताल कर दिया कि नहीं, इसका विरोध होना ही चाहिए। बस ये तो है। चलिए आइए, बहुत बोल दिया हमने। क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और क्या है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसके 2 शर्तें लिखे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए जाके देख लीजिएगा, कहीं पे खोज लीजिए प्रश्न कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखना है। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे लिखेंगे। कह रहा है कि पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। बहुत खूबसूरत। पूना पैक्ट पर गांधी जी और किसके हस्ताक्षर हुए थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए। ये तो जबान पे ही आपको याद होना चाहिए कि पूना पैक्ट पर किसका हस्ताक्षर हुए? गांधी जी और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के हस्ताक्षर हुए, ठीक है। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित थी। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 सितंबर में। भाई क्या शर्त था? 2 शर्तें निम्नलिखित थी। कौन कौन? देखिए, पहला शर्त तो यह था कि अंबेडकर द्वारा दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की वापस लेना। अंबेडकर जी चाहते थे कि दलित क्षेत्र जो है उसके निर्वाचन क्षेत्र अलग हो, वो अलग मतदान दें, तो उनके मांगों को वापस लेना पड़ा, ठीक है, यह शर्त था। दूसरा, दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों को आरक्षण दिया जाना चाहना। उन्होंने कहा था कि जो दलित के वर्ग हैं, जो प्रांतीय हो चाहे केंद्रीय विधायी परिषद हो, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये भी कंडीशन था। तो भाई यही था कंडीशन आप लोगों का। पूना पैक्ट जब 1932 में सितंबर पूना पैक्ट हुआ ना लागू, तो वहां पे 2 शर्त निम्नलिखित कंडीशन रखी गई, और दोनों को हमने अच्छे तरीके से लिख के आपको बता दिया है। कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न नंबर तीसरा में आराम से जाइए, मुस्कुराते हुए पेपर देके आइए और अच्छा मार्क्स लेकर आइए। हमारे चैनल का नाम कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, बस 2 काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर हो गया ना? आइए तब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और इस बार मजा आ जाएगा आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में। मैं हूं आपके साथ, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। हर एक सब्जेक्ट के जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही कमेंट कीजिए, देखिए कैसे वीडियोस पे आती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है।
1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत बार बहुत कॉमन क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्वेश्चन हमने एनालाइज किया, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से देखा, हमने मॉडल पेपर उठा के देखा, ये कॉमन बहुत कॉमन क्वेश्चन था। ठीक है, कि 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो चल देखते हैं भैया कि 1929 में महामंदी हुआ और भारत पर बहुत सारा प्रभाव पड़ा था क्या, चलिए देखते हैं। 1929 की महामंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। महामंदी ने पहले महामंदी जो है वो भारतीय व्यापार को तुरंत प्रभावित किया। कैसे किया? तो 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट करा है कि 1928 से 1934 के बीच देश के जो आयात और निर्यात होते हैं, जैसे सामान आपने वहां किसी दूसरे देश में भेजवाओ या वहां से आपने सामान दूसरे अपने देश में लाया, आयात निर्यात आपने किया, यह घटकर लगभग आधे रह गए थे। और 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। देखिए बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा भारत को। ठीक है, देख रहे हैं भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। और शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। भाई शहरी जो लोग थे उनके मुकाबले जो हम लोग के निवासी, जो छोटे गांव के निवासी थे, उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी। भाई तो 50% आप लोगों का यहाँ पे गेहूं की कीमत घट गई, तो जाहिर सी बात है कि कृषि उत्पादों की कीमत तो घटेगी ही घटेगी। तो वही कह रहा है कि यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर गई, हाँ, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। अब देखिए अब तो और ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने का इनकार कर दिया कि छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। अब बताइए, तो वहां पे छूट ही नहीं मिलेगी तो दाम घट गया, उसमें आप छूट भी नहीं दे रहे हैं, तो भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम झेलने पड़ेगा ना आप लोगों को। तो वही कह रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको झेलना पड़ेगा जो कि विश्व बाजार के उपज पैदा करते थे, जो व्यापारी थे, उनको बहुत ही ज्यादा झेलना पड़ा, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। ठीक है, वही कह रहा है कि टाट का निर्यात, देखिए टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज्यादा गिरावट आ गई। बहुत समस्या हो गई भाई। टाट का जैसे निर्यात वहां पे बंद हुआ ना, तो वहां पे कच्चे पटसन की कीमत में 60% क्या हो गया, गिरावट, बहुत ही ज्यादा नीचे डाउन चला गया कीमत। यहाँ पे मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुएं खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। देखिए क्या करा है कि मंदी के इन्हीं सालों में भारत के जो अधिक कीमत धातु है जैसे सोना हुआ, उसका निर्यात करने लगा। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी। देखिए 1931 में बहुत ही ज्यादा मंदी चरम थी, क्योंकि बहुत से सारा दिक्कत हो रहा था, कर वसूली सब बढ़ा दिया गया था, कीमतें पूरा बिल्कुल घटा दिया गया था। ठीक है, और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। जाहिर सी बात है भाई 1931 में महामंदी बहुत चरम सीमा पे थी, तो जो ग्रामीण लोग थे तो उनमें तो समस्या होगी ही। तो वही करा कि ग्रामीण जो लोग थे भारत के असंतोष व उथल पुथल के दौर से क्या हो रहे थे, गुजर रहे थे। तब हमको तो नहीं लगता भाई कि आपको समझ में नहीं आया होगा कि 1929 की महामंदी का भारत में क्या प्रभाव, पूरा प्रभाव ही तो पड़ रहा है भाई, ये पूरा प्रभाव ही तो पड़ रहा है। अच्छे तरीके से हमने बताया, बस इसको अपने दिमाग से नोट करके और एग्जाम में आएगा तो लिख देना है। ठीक है, बाकी हमने तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा ही है और आप बताने की कोशिश भी किया हूं। ठीक है, ये आपका लघु उत्तरीय है तो बड़ा तो होगा ही होगा, तो आप लोग भी जानते हैं। दीर्घ उत्तरीय आएगा तो इससे बड़ा होगा, इसमें कोई भी संकोचन वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ भी तो बढ़ना है, बहुत सारा क्वेश्चन करना है ना हम लोगों को, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कि लाल मृदा और लेटराइट मृदा में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले लाल मृदा अध्ययन डालिए, लाल मृदा की बात पढ़ेंगे, लेटराइट मृदा खुद अंतर समझ में आ जाएगा। लाल मृदा अध्ययन डालिए, लिखिए इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। जाहिर सी बात है कि लाल मृदा है तो इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होगी तो इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। पहली पॉइंट तो नॉर्मल बात है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, इसका रंग लाल क्यों होता है भाई, क्योंकि इसमें इस मृदा में लोहे की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में पाई जाती है। ये जो भी मृदा पाई जाती है कहां कहां किस राज्य में पाई जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट भी याद हो गया, इसका विकास पठारों पर पाए जाने वाले शैलों से जलवाष्प परिवर्तनों के प्रभाव से होता है।
इसका विकास कहाँ होता है, जो पठार पे शैल पाए जाते हैं वहां पे जलवाष्प परिवर्तन होता है, मौसम चेंजिंग की वजह से इनका विकास पाया जाता है। यह मृदा उर्वर होती है और कृषि योग्य होती है। इस मृदा में आराम से आप फसल उगा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, तो यह कहानी थी किसकी भाई, लाल मृदा की कहानी थी ना। अब तो बाकी है लेटराइट मृदा। अब हेडिंग प्यारी से डालिए, लेटराइट मृदा। अब देखते हैं लेटराइट मृदा। लाल मृदा के बारे में कहानी तो समझ में आई गया। लेटराइट मृदा क्या है उसको देखते हैं। यह मृदा पहाड़ी या ऊंची समतल भूमि में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, तो यह मृदा पहाड़ी के क्षेत्र में पाई जाती है, ऊंची और समतल भूमि पर पाई जाती है और इसकी ऊपर की तरह प्रायः सख्त होती है। इसकी ऊपर की परत प्रायः सख्त होती है। यहां परत लिखिएगा भाई, परत प्रायः क्या होती है, सख्त होती है। यह मृदा गर्म और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है। जो मृदा लेटराइट मृदा पाई जाती है बहुत ही ज्यादा अधिक जहां वर्षा होती होगी, ठीक है, तो वहां पे यह मृदा पाई जाती है। और इसका निर्माण निछालन क्रिया से होता है। निछालन क्रिया का मतलब समझते हैं कि जैसे यह मिट्टी, अब बहुत ज्यादा वर्षा होगी तो यह मिट्टी के जो ऊपरी परत होगा कट के फेंका जाएगा, इधर उधर बह जाएगा, जो कंकड़ पत्थर नियर जो छोटे छोटे कण बन जाएंगे वही लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसका निर्माण निछालन क्रिया से होता है। इसमें क्या पाया जाता है भाई, बॉक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है। इस मृदा में बॉक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड अधिक होता है और लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। भाई जाहिर बात है कि जो ऊपरी मिट्टी रहेगा मिट्टी पूरा कट के इधर उधर चला गया, तो जो कंकड़ बालू जो छोटे छोटे कण रहेंगे उसमें अधिक खाद अगर आप नहीं डालेंगे, रासायनिक उर्वरक अधिक नहीं डालेंगे तो खूब खेती हुआ ना। तो वही कह रहा है कि उसमें रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है लेटराइट मृदा में। तो हमको तो नहीं लगता है कि लाल मृदा और लेटराइट मृदा में कोई अब अंतर पूछेगा तो आप चुपचाप रहेंगे, उसको तुरंत बता के उसका मुंह बंद कर देंगे। ठीक है, और एग्जाम में पूछेगा तो एकदम कॉपी भर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं कि जैव विविधता क्या है। जाके देखिए, नेट पे सर्च मारिए, कहीं मार लीजिए, दुनिया की कहीं किसी बुक में कहीं किताब में मार लीजिए कि क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नहीं, कितनी बार पूछा गया है और किस सत्र में पूछा, जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है जैव विविधता का अर्थ। पहले जानेंगे हम लोग कि जैव विविधता है क्या, तब ना जानेंगे कि मानव जीवन में इसका क्या महत्व है। तो जैव विविधता का अर्थ देखिए, लिखिए, समझिए क्या है कि जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विविधता है। कह रहे कि जो जैव विविधता होती है वो जीव मंडल में जितने भी जीव पाए जाते हैं ना, वो विभिन्न जाति में, अलग अलग जातियों में पाए जाने वाली क्या है, विविधता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। अलग अलग जातियों को विभेद को प्रकट करती है क्या, जैव विविधता। ठीक है, कि ये किस जाति के, किस जाति के। ठीक है, भूपृष्ठ पर देखिए लिखा आगे, भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। कह रहा है कि हमारे भूपृष्ठ पे वर्तमान में जो जैव विविधता है ना, वो अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की क्या है, एक प्रक्रिया का क्या है, परिणाम है। और पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। हमारे पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्या हुआ है, क्षय हुआ है। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई है तथा कई संकटग्रस्त हैं। देखिए जीवों में, देखिए जो जीव होते हैं हमारे जीव में अलग अलग गुण धर्म के आधार पर अलग अलग उनकी प्रजातियां होती हैं, उनमें विभेदन पैदा करती है जातियों के आधार पर, उसी को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और कह रहा है कि इसका बहुत ही ज्यादा ह्रास हुआ है। कब, जब पर्यावरण का ह्रास हुआ ना, तो उसमें बहुत ज्यादा गिरावट हुई है जैव विविधता में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त भी हुए हैं। तो जैव विविधता तो आपको समझ में आ गया कि जैव विविधता है क्या भाई। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा जैव विविधता, कि जैव विविधता जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाए जाने वाली विविधता है। वही कह रहा है कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जाति के विभेद को क्या कर देता है, प्रकट करता है। ठीक है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। भाई देख लेते हैं कि मानव जीवन के लिए महत्व क्यों होता है जैव विविधता। तो यहाँ पे भी हेडिंग है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है मानव जीवन के लिए महत्व इसका। तो लिखिए, मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। सही बात है, बहुत साल पहले से ही जो अपनी उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता है। ठीक है, मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि अगर मनुष्य अगर अपने
जीना चाहता है तो क्या करता है, अधिक से अधिक अपने भोजन पे और आवास और परिवेश संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। वो भी किस पे निर्भर रहता है, तो जैव विविधता पर ही निर्भर होता है। हम लोग जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणी और पौधों का पालतूकरण किया है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से जैव विविधता क्या बताता है कि यह मनुष्य मतलब विभेद पैदा करता है प्रजातियों में, ठीक है, कि यह किस प्रकार का प्रजाति है, तो उनके विभेदन के कारण हमको मालूम चल जाता है कि कौन चीज अच्छी है कौन चीज खराब है, इसमें कौन सा गुण है इसमें कौन सा गुण नहीं है, हमें घर में कौन सा जानवर रखना चाहिए कौन नहीं रखना चाहिए, किस जाति का रखना चाहिए, तो अलग अलग विभेद पैदा हो जाता है। उससे हमें सारी चीजें क्लियर हो पाती हैं और हम इसमें आसानी से चूज कर पाते हैं कि हाँ मुझे करना क्या है। तो वही कह रहा है कि दृष्टि से ही कह रहा है कि मतलब जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अपने अधिक उपयोगी और प्राणियों और पौधों का क्या किया है, पालतूकरण किया है कि कौन सा पौधा हमें अच्छा है कौन सा पौधा अलग अच्छा नहीं है, क्योंकि यह जैव विविधता होता है ये आपके जीव में और आपके पौधों में ये सब क्या करता है, विभेदन पैदा करता है, उसकी विशेषता बताता है अलग अलग तरीके से। तो उससे हमें सारी चीज आसान हो जाती है कि कौन चीज क्या लाभदायक है क्या हानिकारक है, कौन सा मुझे यूज करना चाहिए कौन सा यूज नहीं करना चाहिए। तो यही चीज है भाई जैव विविधता। आई होप क्लियर हो गया होगा, हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्रश्न में आप लोगों को। प्रश्न नंबर 6 है, ठीक है, क्लियर है ना, प्रश्न नंबर 6 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई रुकने की बात की, रुकना तो बिल्कुल नहीं है, जिंदगी में रुकेंगे तो भाई रुक गए, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है। बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास है, नंबर उठाना है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, चावल जिसे हम धान कहते हैं, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना आप लोगों का 90% से ज्यादा इस प्रश्न की, ठीक है, कि चावल जिसे धान की खेती के लिए जो उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां है उसका वर्णन करने के लिए बोला है। तो चलिए देख लेते हैं, लिखा है यहाँ पे अच्छी तरीके से नोट कीजिए कि भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारे भारत में अधिकांश लोगों का जो खाद्यान्न है वो क्या है, चावल है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ये भी पॉइंट तो याद ही हो जाना चाहिए ना आप लोगों को कि जो चीन के बाद भारत जो है ना वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। समझ लीजिए कि कितना भारत में चावल होता होगा, चीन के बाद दूसरा रैंक है वर्ल्ड में। चावल एक खरीफ फसल है, तो सबको मालूम है कि चावल एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए, अगर चावल को उगाना है तो क्या कंडीशन है, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होती है चावल को उगाने के लिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। इस समय वर्षा हो रही है ना, तो इस प्रकार से ज्यादा वर्षा होनी चाहिए किसमें, जब चावल की बात है, तो गेहूं के सीजन है आप लोग जानते हैं। तो कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तो अधिक वर्षा होनी ही चाहिए चावल के लिए। और कम वर्षा वाले, जहां कम वर्षा होता है ना जिस क्षेत्र में जहां पे चावल उगाया जाता है, तो वहां पे सिंचाई करके उगाया जाता है क्योंकि वहां पे पानी की आवश्यकता होगी ही होगी। तो वही कह रहा है कि वहां सिंचाई करके उगाया जाता है। फिर आगे भाई कहां जा रहे हो, आगे है चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। चावल कहां उगाया जाता है, तो उत्तर पूर्वी मैदानों जैसे तटीय क्षेत्र हुआ, डेल्टाई प्रदेश हुआ, उसमें उगाया जाता है ज्यादा। नदी घाटियों और डेल्टा प्रदेशों में पाए जाने वाली जलोढ़ मिट्टी चावल के लिए आदर्श होती है। देखिए नदी घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है चावल की बहुत ही ज्यादा आदर्श मानी जाती है, बहुत ही प्यारी फसल होती है चावल उसमें, ठीक है। नहरों के जल और नलकूपों की संगतता के कारण पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिमी हुआ, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है, ठीक है। ये जो आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं वहां पे आप लोगों का नहर है, नलकूप है, ठीक है, उनके कारण यहाँ पे थोड़ी फसल कम होती है, ठीक है, क्योंकि पानी सही ढंग से वहां पे आ नहीं पाता, इसकी वजह से थोड़ी फसल उगाना वहां पे संभव पाया जाता है। तो क्या कर रहा है कि चावल का फसल उगाना संभव पाया जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो इतने जितने राज्य दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नहर है, नलकूप है, तो उसके साथ साथ वहां फसल हो पाती है, ठीक है। ये चीज कह रहा है कि वहां पे फसल उगाया जा सकता है, क्योंकि नहर है तो पानी आएगा ही आएगा, नलकूप है तो पानी वहां से निकाल के हम अपने खेत में यूज करके फसल उगा ही लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है चावल की फसल उगाना संभव हो पाता है। चावल जून जुलाई में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के शुरू होने पर उगाया जाता है। कब, जून और जुलाई के महीने में, ठीक है, वहां पे चावल उगाया जाता है, आप लोग जानते हैं। और पतझड़ की ऋतु में इसे क्या कर लिया जाता है, काटा जाता है। तो इससे बढ़िया तो हमको नहीं लगता है कि चावल खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन किया जाएगा। हमने तो बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन कर दिया, बहुत ही शानदार तरीके से, और आपको बस नोट करना है अपने तरीके से, इसको जाके अपनी भाषाओं में अपने शब्दों में वर्णन कर देना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या प्रश्न है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, बहुत प्यारा प्रश्न है कि आग्नेय तथा कैंतिक चट्टानों में
खनिजों का निर्माण कैसे होता है। कह रहा है कि आग्नेय तथा जो कैंद्रिक चट्टान होते हैं उनमें खनिज का निर्माण कैसे होता है, ये बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं कैसे भाई होता है। तो यहाँ पे लिखना है उत्तर आप लोगों को कि आग्नेय तथा कैंद्रिक चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों में, विवरणों में मिलते हैं। देखिए जो आग्नेय तथा कैंद्रिक चट्टान होते हैं उसमें खनिज जो मिलता है ना वो जोड़ों और भ्रंशों और विवरों में मिलते हैं, मोटे मोटे यहाँ पे इस तरह परतों में मिलते हैं। ठीक है, कौन? खनिज। छोटे जमाव सिराओं के रूप और वृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं ना। मैंने कहा क्या कि छोटे छोटे सिराओं के रूप में और बड़े बड़े जमाव के रूप में पाए जाते हैं और इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब यह तरल और गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं। इसका निर्माण कब होता है? याद कर लीजिए, इसका निर्माण अधिकतर उसी समय होता है कि जब यह तरल अथवा किस रूप में होते हैं? गैसीय के रूप में होते हैं और दरारों के सहारे कहां पे? भूपृष्ठ की ओर क्या किए जाते हैं? ढकेले जाते हैं। उसी समय उनका निर्माण होता है और ऊपर आते हुए यह ठंडे होकर जम जाते हैं। जैसे ही गैस ऊपर आता है तो उसका टेम्परेचर लो होता है, इसके बाद वो ठंडा होकर क्या हो जाता है? जम जाता है। और मुख्य धातु खनिज जैसे में जस्ता हुआ, तांबा हुआ, जिंक हुआ और क्या है आपका? सीसा, ये सब क्या है? मुख्य यहाँ पे आपको खनिज है, उसका पदार्थ खनिज, ये खनिज के रूप में जैसे जस्ता हुआ, तांबा, जिंक आदि ये सब खनिज के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 8वां था। आपको समझ में आ गया होगा कि आग्नेय तथा कैंद्रिक चट्टान में खनिज का निर्माण कैसे होता है। तो समझ में आ गया ना कि आग्नेय तथा कैंद्रिक चट्टान में खनिज का निर्माण कैसे होता है? जोड़ों और भ्रंशों, विवरों के रूप में मिलते हैं। ठीक है, और जब यह छोटे जमाव और बड़े सिराओं के रूप में इनका निर्माण होता है। ठीक है, इनका निर्माण उस समय अधिक होता है कि जब यह गैसीय अवस्था में होते हैं, जब ये ऊपर आते हैं तो उनका टेम्परेचर लो होकर वो जम जाता है परत के रूप में और वहां से खनिज का निर्माण हो जाता है। जैसे कुछ खनिजों का पदार्थ होता है, जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा का निर्माण होता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 8वां, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8वां था। तो भाई प्रश्न नंबर 9वां तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए देखिए क्या बोल रहा है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे व्यापार क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि स्थानीय व्यापार क्या होता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर भी समझेंगे। तो चलिए पहले व्यापार के बारे में जानते हैं। कह रहा है कि राज्यों व देशों के बीच, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे देश हैं, उनके बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे राज्य, एक राज्य दूसरे राज्य में अपना व्यापार करेंगे, चाहे एक देश दूसरे देश में अपना व्यापार करेगा, वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा, वस्तुओं का आदान प्रदान ही व्यापार तो कहलाता है। तो राज्य व देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। और स्थानीय व अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर निम्नलिखित है। कौन कौन? तो पहले चलिए जानते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसके बाद जानेंगे कि स्थानीय व्यापार क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार उसे कहते हैं कि दो देशों के मध्य विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। कह रहा दो देश, देश होने चाहिए, राज्य नहीं, दो देश के बीच अगर वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और यह समुद्री, हवाई वह स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के तहत, चाहे हवाई और हवाई जहाजों के तहत यह व्यापार संभव हो सकता है, चाहे स्थलीय मार्गों द्वारा यह व्यापार संभव हो सकता है। किसी देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक विकास का क्या है? सूचक है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार आपको समझ में आ गया कि दो देशों के मध्य जो कोई किसी भी सामान का लेन देन आदान प्रदान होता है उसी को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और वह समुद्र के साथ आप कर सकते हैं, हवाई जहाजों के साथ कर सकते हैं, आपके स्थलीय मार्गों के द्वारा उस व्यापार को कर सकते हैं। और किसी भी देश का अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो प्रगति होगी, बढ़ोतरी होगी, उसके आर्थिक विकास पर सूचक होगी। उसकी आर्थिक विकास जितना अधिक होगी, अधिक आदान प्रदान करेगा भाई। जिसकी जितनी कमी होगी, जिसकी जितनी अधिक मात्रा, अगर आपके देश में कोई चीज ज्यादा है तो आप उसको बेच सकते हैं, आपकी जिसमें कमी है उसको आप ला सकते हैं किसी दूसरी देश से। यही तो होता है भाई व्यापार। हाँ, अब स्थानीय व्यापार क्या होता है? तो स्थानीय व्यापार होता है कि एक देश के अंदर, वो तो दो देशों के मध्य होता है ना। अभी देखा, एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है। मतलब देश के अंदर छोटे छोटे राज्य होते हैं, उन दोनों राज्यों के बीच अगर किसी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है उसको स्थानीय व्यापार कहते हैं। कहने का मतलब यही चीज होता है। तो एक देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान स्थानीय व्यापार कहलाता है। और स्थानीय व्यापार शहरों में, कस्बों में और गाँव में क्या होता है? ठीक है, यह जो स्थानीय व्यापार कहाँ होता है? शहर में होता है, कस्बों में होता है, गाँव में होता है। ठीक है, हमने बताया ना। तो ये चीज होता है स्थानीय व्यापार। तो हमको तो नहीं लगता है कि व्यापार क्या होता है भाई। स्थानीय व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर भी विभेद कर दिया हमने, और आराम से इसको पढ़ के जाइएगा, नोट करके एग्जाम में तहलका मचने वाला है इस बार। ठीक है, सम्राट एकेडमी चैनल पे आप आए, इतना याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि संघवाद क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संघवाद क्या है।
इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संघवाद क्या है, इसके बाद इसकी विशेषता भी लिखने वाले हैं हम लोग। तो संघवाद नहीं डालिए, लिखिए कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है। जो संघवाद है वो सरकार का एक क्या है, प्रारूप है, उसका ही रूप है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। कह रहा है कि संघवाद जो होता है सरकार का ही एक प्रारूप है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता और केंद्रीय प्राधिकार उसकी विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच क्या हो जाती है, बट जाती है। ठीक है, संघवाद कहलाता है। संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं भाई देख लेते हैं। तो संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या निम्नलिखित हैं? तो विशेषता देखिए, यहाँ पे हमने 5 विशेषता लिखा खूबसूरत तरीके से। तो देख लेते हैं भाई क्या क्या। पहला विशेषता क्या है संघवाद की, कि यहाँ सरकार 2 या अधिक अस्त्रों वाली होती है। यहाँ जो सरकार होती है 2 या 2 से अधिक अस्त्रों वाली होती है, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। देखिए 2 अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर क्या करती हैं, शासन करती हैं। पर कानून बनाने कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखिए अब कितना बहुत ही ज्यादा दिक्कत है कि नहीं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने का जो कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्या होता है, क्षेत्र होता है। अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रशासन और कर वसूलने का जो क्षेत्र होगा उन लोगों का अधिकार, वो क्या होगा, क्षेत्र अलग अलग होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार, अलग अलग स्तरों की सरकारों का जो अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, और इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी की क्या होता है, सुरक्षा देता है। चीज ठीक है, वो क्या करते हैं कि अलग अलग स्तर के जो सरकारें हैं वो अधिकार क्षेत्र संविधान से स्पष्ट रूप से ये वर्णित होते हैं, और संविधान सरकार के हर स्तर से अस्तित्व और प्राधिकार की क्या कर लेते हो, गारंटी या सुरक्षा देते हैं वो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, चौथा नोट कीजिए कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। कह रहा है कि संविधान की जो मौलिक प्रावधान है उसको एक स्तर की सरकार अकेले कभी जिंदगी में नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकार की सहमति से ही हो सकता है, और उसमें कोई चेंजिंग करना है, बदलाव करना है तो दोनों जो स्तर की सरकार हैं उनकी सहमति लेना ही पड़ेगा, इसी तभी जाके वो चेंज हो सकता है संविधान की कोई भी मौलिक प्रावधान। ठीक है, चलिए पांचवा क्या है, पांचवा यह है कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत क्या निर्धारित है। कहा कि वित्तीय जो स्वायत्तता निश्चित करने के लिए जो विभिन्न स्तर की सरकारें हैं उनके राजस्व के जो अलग अलग स्रोत हैं उन्हें क्या है, निर्धारित है। तो हमने यहाँ पे देखा आपने कि हमने यहाँ पे संघवाद की प्रमुख विशेषताएं भी आप लोगों को बता दिया। तो ये 10 महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन डिस्कस किया ना लघु उत्तरी का, 10 तैयार हो गया तो जिंदगी बदलने वाली है आप लोगों की। ठीक है, इसके बाद नंबर लगने वाला दीर्घ उत्तरीय पर, इसके बाद फिर वीडियोज आएंगी कंटिन्यू बहुविकल्पीय लघु उत्तरी इस तरह है भाई। 2-3 बार इस तरह पढ़ा दिया हमने ना, आपकी जिंदगी बदल गई, गारंटी मेरी है। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं जाके देख लीजिएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में कि तालका मचने वाला है इस बार। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न यह है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। या तो यह प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। यह प्रश्न बहुत ज्यादा आईएमपी है मेरे प्यारे विद्यार्थी। जो प्रश्न आपको बता रहा हूं कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, चाहे इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो चलिए भाई देखते हैं कि किस प्रकार इसका उत्तर देंगे। हाँ, उत्तर बड़ा बड़ा होगा क्योंकि 6 नंबर के लिए। ठीक है, अच्छे से लिख के लेकर आया हूं। चलिए उत्तर है कि 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। किस शताब्दी में हुआ, देखिए पॉइंट याद करते जाएगा। पहला पॉइंट तो आपको याद करना है कि 19वीं शताब्दी में इटली एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जो निम्न प्रकार की थी। पॉइंट बना के लिखना है, आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं इसलिए हमने पॉइंट बना के लिखा है। नहीं तो हम चाहते तो लगातार पूरा लिख देते, लेकिन ऐसा नंबर नहीं मिलता उतना ज्यादा जितना पॉइंट बना के फैक्चुअल चीजें लिखेंगे। तो 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो निम्न प्रकार थी। क्या क्या था भाई, पहला क्या था कि इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। उस समय 19वीं शताब्दी में जो इटली का कंडीशन था वो इटली वंशानुगत राज्य और बहुराष्ट्रीय जो हैब्सबर्ग साम्राज्य में क्या हुआ था, बिखरा हुआ था। ये तो पहला पॉइंट आपको याद करके ही जाना है। दूसरा पॉइंट कि इतावली भाषा जो थी वो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर उसके अनेक रूप प्रचलित थे। जो इतावली भाषा था उस समय, तो इतावली भाषा क्या था कि इटली में नहीं बोली जाती थी, अलग अलग स्थानों पर उसका अनेक रूप प्रचलित था इतावली भाषा का। ठीक है,
इसी तरह तीसरा पॉइंट क्या है कि 1830, जो ये चीज दिखाई दे रहा है इसको हाईलाइटेड कर देना आपको। 1830 के दशक में कौन, ज्यूसेppe मैस्सिनी, 1830 के दशक में जो ज्यूसेppe मैस्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। 1830 में ज्यूसेppe जो मैस्सिनी था वो इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन स्थापित किया। कौन, इसको हाईलाइटेड कर देना आपको, यंग इटली नामक गुप्त, उन्होंने क्या बनाया, एक संगठन क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तीसरा फैक्चुअल चीज, एकदम फैक्ट चीज लिखना है, एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देगा। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाता है और इस प्रकार याद भी हो जाएगा आप लोगों को फैक्ट चीज। चौथा क्या आपका फैक्चुअल चीज है इसमें कि 1831 और 1848 में, 1831 से लेकर 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए, 1831 से लेकर 1848 में बहुत सारा विद्रोह हुआ है, लेकिन उन दोनों के बीच जो असफल विद्रोह हुए हैं उनके कारण इटावली राज्यों में एक बिखराव आ गया। उसके कारण इटावली राज्यों में क्या आ गया, बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडमांट, देखिए जिन्हें जब वो बिखर गए विद्रोह के बाद, उन्हें बहुत सारे क्रांतिकारी विद्रोह हुआ जो कि असफल हुआ इतने सन के बीच, और उस समय कुछ इटावली राज्यों में क्या बिखराव आ गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पिडमांट के शासक कौन थे, विक्टर इमैनुअल, देखा ये हाईलाइटेड ब्लैक पेन से लिखना आपको इसको, विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे आया। क्या हुआ, आगे आया। कब, जब 1831 से लेकर 1848 के बीच जो भी क्रांति असफल हुआ तो इटावली राज्यों में एक विखराव आ गया था, तो उसको संगठित करने के लिए सार्डिनिया के पिडमांट के जो शासक थे विक्टर इमैनुअल, उन्होंने आगे आया। ठीक है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे आए। इसके बाद पांचवा पॉइंट फैक्चुअल चीज आपको क्या लिखना है, बहुत अच्छी चीज है, इस तरह पूरा पूरा नंबर मिलने वाला आप लोगों को। पांचवा है कि सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री, देखिए आप सार्डिनिया पिडमांट के वो कौन थे, सार्डिनिया पिडमांट के वो शासक था कौन, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, लेकिन ये सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री है कौन, काबूर। सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने, जो सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री काबूर था, इटली के जो भी राज्य अलग थे उनको संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए जो आंदोलन चलाए गए उनमें नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पिडमांट के बीच एक कूटनीति संधि की। किसके किसके बीच, तो फ्रांस और सार्डिनिया पिडमांट के बीच उन्होंने क्या किया, कूटनीति संधि किया। यह आपका पांचवा चीज है, पांचवा फैक्ट हो गया। छठवां पॉइंट लिखिए क्या है कि 1859 में, अब आइए 1859 में क्या हुआ भाई, 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। कब भाई, देखिए जो मेन चीज, देखिए यही चीज आपको लिखना है, मैं फालतू का कोई चीज नहीं लिख के आया हूं, इतना फैक्ट चीज लेके आया हूं कि यही एग्जामिनर ढूंढता है, वो लिखेंगे पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमांट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और इस युद्ध में जो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी था उसका नेतृत्व में अनेक सैनिक भी भाग लिया। जो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी ने संगठन चलाया, सार्डिनिया पिडमांट को हराया ऑस्ट्रिया को, तो वहां पे ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक भी क्या किए, भाग लिए थे। इसके बाद देखिए 1859 के बाद 1860 में क्या हुआ, तो 1860 ईस्वी में जो दक्षिण इटली व दो सिलसिलों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिकों ने प्रवेश किया। 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली और दो सिलसिलों राज्यों में सार्डिनिया पिडमांट के सैनिक ने प्रवेश किया और यहां पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन को पराजित कर सके। देखा बहुत अच्छी बात है, 1860 में स्पेन को पराजित कर दिया। कब, दक्षिण इटाली और दो सिलसिले राज्यों को सार्डिनिया पिडमांट के सैनिक ने प्रवेश किया और वहां पे उन दोनों वहां पे जो भी इटली के दक्षिण इटली और सिलसिलों जो राज्य थे दो सिलसिले, वहां के लोगों को इकट्ठा किया, संगठन बनाया और आक्रमण कर दिया स्पेन पर, स्पेन को भी क्या कर दिया, पराजित किया। कब, 1860 में। देखिए तो कितनी अच्छी बातें हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि 1861 में क्या हुआ था, 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय, विक्टर इमैनुअल द्वितीय ये कौन है भाई, तो सार्डिनिया पिडमांट के शासक हैं, याद रख लीजिए कौन, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। उस समय 1861 में उसको इटली का राजा घोषित कर दिया गया और 1870 में यह एकीकरण क्या हो गया, पूरा हो गया। 1870 में इटली का एकीकरण क्या हो गया, पूरा हो गया। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी 6 नंबर तब जाके आपको मिलेगा, देख रहे हैं ना कितना लिखने पे, और वो भी हमने बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा है, वो भी फैक्ट चीज लिखा है कि यही एग्जामिनर ढूंढता है कि आप फैक्चुअल चीज उसको बता दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और देखिए कितना हमने अच्छी चीजें जिस पर हाईलाइटेड किया था वो चीज आपको भी हाईलाइटेड करना है, एग्जामिनर वही आपके एग्जाम में देखेगा। अगर वो आपने कर दिया, दिखाया जो हम इस प्रकार लिखे हैं, पूरा
पूरा का पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूरा 6 नंबर दे देगा एग्जामिनर आपको। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मन से पढ़िए, बस मैं यही कहूंगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़िए। दूसरा प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या भाई कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया और आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखना है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा ही बड़ा है, क्या लिखा गया है, बहुत बड़ा है। तो चलिए पहले हेडिंग डालिए, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, क्या असहयोग आंदोलन स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी ने उन्होंने ये स्टार्ट किया था, आप लोग जानते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था। जो महात्मा गांधी ने जो भारतीय राजनीति में प्रवेश किसके, ब्रिटिश शासक के सहयोगी के रूप में यह आंदोलन चलाया था, किया था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी व न्यायप्रियता में विश्वास था। ठीक है, परंतु वर्ष 1919 में क्या हुआ, देखिए 1919 में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी। 1919 में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश किया। पहले देखिए वही ब्रिटिश सरकार पर गांधी जी बहुत विश्वास करते थे, लेकिन 1919 में ऐसा घटना घट गया कि उन्हीं पे ब्रिटिश सरकार पे उनको विरुद्ध उनके आंदोलन चलाना पड़ा। ठीक है, फिर कह रहा है कि इन घटनाओं में वर्ष 1919 का दमनकारी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि घटनाएं प्रमुख थी। देखिए वही 1919 में कौन कौन सा है, 2 घटना घटा बहुत डेंजरस, एक जलियांवाला बाग घटा है हत्याकांड और एक आपका रॉलेट एक्ट चला था। रॉलेट एक्ट आप लोग जानते हैं कि बिना गलती को ही किसी पर शक लग जा रहा था उसको 2 साल की सजा हो जाती थी, पढ़े हैं ना हम लोग अच्छे तरीके से। तो यह 2 घटना बहुत ज्यादा जबरदस्त घटी उस वर्ष 1919 में और इसी घटना के कारण उन्होंने आंदोलन करना प्रारंभ किया। ठीक है, गांधी जी। अब देखिए यहाँ पे क्या कारण था, हेडिंग आपको डालना है, कारण बताना उसको एकदम इफेक्ट, कारण असहयोग आंदोलन के कारण, क्या कारण था असहयोग आंदोलन का, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं लिख के लेकर आया हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे, कौन कौन, तो देखिए निम्नलिखित मैं 4-5 कारण आपको बता देता हूँ। अच्छा, पहला कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। देखिए असहयोग आंदोलन का क्या मुख्य कारण था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत ही ज्यादा क्या चरम सीमा थी, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गए। देखिए महंगाई बढ़ती है तो 2 ही कंडीशन, मध्यम वर्ग और जो एकदम कमजोर होते हैं वही ज्यादा परेशान होते हैं। इन परिस्थितियों ने भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार कर उन्हें आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया। तो वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया जिससे निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ा और इन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय परेशान हो गए और क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश शासन के विपक्ष में उन्होंने क्या किया, विरोध किया और आंदोलन निकालना चालू कर दिया। दूसरा क्या था भाई कि रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ऐसा उन्होंने किया कि जो भारत के लोग थे वो बिल्कुल नाराज हो गए उनसे, उनके शासनकालों से, और उन्होंने उसके विरोध क्या किया, आंदोलन या दुष्ट व्यवहार, असभ्य व्यवहार के ये करना चालू कर दिया। फिर इसके बाद क्या है कि पंजाब में अत्याचारों के संबंध में हंटर कमेटी की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। पंजाब में जो अत्याचार हुए थे उसके संबंध में हंटर कमेटी का सिफारिश था जो कि सबकी आंखें क्या कर दी, खोल दी थी। उस समय वो भी कुछ कंडीशन हुआ था। ठीक है, फिर देखिए 5वां वर्ष 1919 में अब क्या हुआ, वर्ष 1919 का जो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार भी द्वैध शासन लागू करने की नियत से लाया गया, न कि आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य थे। वहां पे एक अभियान चलाया गया था, एक आंदोलन चलाया था, कौन कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन, ये द्वैध शासन लागू करने की नियत से लाया गया था, लेकिन यह आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से, ठीक है, कि स्वशासन की मांग कर रहे थे वो लोग। उनमें क्या कर रहे थे, वह स्वशासन की मांग करने के लिए आंदोलन चलाया जाता है और राष्ट्रवादियों को भी इससे घोर निराशा हुआ। जब यह आंदोलन चलाया जाता है तो राष्ट्रवादियों से भी इसको घोर निराशा हुआ। इसके बाद सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करना, ये भी आपको असहयोग आंदोलनों का कारण था। सरकार अपनी मनमानी काम कर रही थी, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में सहयोग ही नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये भी असहयोग आंदोलन के कारण था। इन कंडीशनों को देखते हुए तो जाके असहयोग आंदोलन किया गया, समझ लीजिए। इतना बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉइंट हमने बना के लिखा है। इसके बाद की हेडिंग अभी खत्म थोड़ी हुआ है, 6 नंबर एग्जामिनर थोड़ी ऐसे ही दे देगा आपको। फिर आपको हेडिंग डालना पड़ेगा, 4 कारण लिखना है। कितने, 4। चलिए अभी हमने पहला ही लिखा है, दूसरा लिखिए असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। अब असहयोग आंदोलन का प्रारंभ क्या है
कैसे प्रारंभ हुआ असहयोग आंदोलन? कि असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से कब 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। कब? याद कर लीजिए, डेट इज फिक्स को, कि असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ? शुरू हुआ था। क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। देखिए, बाल गंगाधर तिलक का उसी दिन निधन हुआ और यह असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? उसी दिन 1 अगस्त 1920 को ही क्या हुआ? शुरू हुआ। और कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया। और कांग्रेस जो था गांधी जी की इस योजना को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने का इनकार कर दिया, देखिए क्या कर, जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया था। जून 1920 में इलाहाबाद को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था और कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि 1920 में इलाहाबाद में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया और कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर दिया। मतलब इसी पॉइंट को मतलब आगे फिर एक्सप्लेन करके बताया है कि जब निधन हो गया 1920 में, जून 1920 में, तो देखिए निधन कब हुआ? 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया और जून 1920 में इलाहाबाद के बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। ठीक है, तो कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया। मतलब कि कह रहा है कि अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ, तो यह आप ये मत सोचिएगा कि जून 1920 में निधन हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, इसको सही कीजिए, गलत ये भी नहीं लिखना है। ये भी आपका क्या है? अगस्त ही है। क्या यह है? अगस्त। इसको सही कर लीजिएगा, ये भी आपका अगस्त ही है। ठीक है, गलत एक भी चीज पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब अगस्त 1920 में इलाहाबाद के बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया और कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। इसके बाद आगे की कहानी देख लेते हैं। अगस्त कर लीजिएगा, बता दे रहा हूं क्या है? अगस्त, अगस्त 1920 में ही हुआ था। गलत एक भी चीज पढ़ाया नहीं जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए, इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया था, उन्होंने कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की जो मांग थी उनको मना कर दिया था, तो जून 1920 में, अब देखिए जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सभा ने विदेशी वस्तुओं जैसे स्कूल हुआ, कॉलेजों हुआ, न्यायालय हुआ आदि के बहिष्कार का कार्यक्रम बनाया। अतः सितंबर 1920 में जाकर कांग्रेस ने कलकत्ता में एक विशेष सत्र बुलाया और इसमें उन्होंने क्या किया कि अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन जिसका अंतिम लक्ष्य स्वराज था, जिसका अंतिम लक्ष्य क्या था? स्वराज था, शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। जब इतना करने के बावजूद भी ये सब नहीं माने लोग, इनके आंदोलनों को अस्वीकार कर दिया, तो उन्होंने 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता में एक विशेष सत्र बुलाया और इसमें अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन वहां पे क्या किया? प्रारंभ किया। उसका मुख्य लक्ष्य था स्वराज था और इस शुरू करने का प्रस्ताव पारित कर दिया कि भाई अब शुरू होगा असहयोग आंदोलन, इतना कंडीशन के बाद। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आंदोलन की वापसी। फिर पुनः आंदोलन की वापसी कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले, ठीक है, संयुक्त प्रांत गोरखपुर के जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। कह रहा है कि पुनः फिर आंदोलन कब स्टार्ट हुआ कि 5 फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक जो है स्थान पर जो आंदोलन, जो भी आंदोलन चलाए थे लोग, उन पे उनके जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दिया और जिस कारण भी भीड़ आक्रोशित हो गई। गोली चलने से भीड़ का जो भीड़ था आक्रोशित, गुस्सा में हो गई और पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार समेत 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। ठीक है, और इस हिंसक घटना से गांधी जी ने दुखी होकर आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। जब ये आंदोलन चला रहे थे तो उस समय वहां के लोग, जो भीड़ थी वो आक्रोशित हो गया क्योंकि उसमें गोली चला दिए थे पुलिस कर्मचारियों ने और इसी से भीड़ उमड़ गई। और भीड़ वाले क्या किए, वो लोग जनता क्या किया कि पुलिस को, भाई पुलिस थाने में ही आग लगा दिया और जब पुलिस थाने में लगा दिया तो एक थानेदार सहित 22 सिपाही जिंदा जल गए उसी में। ठीक है, और इसी को देखकर गांधी जी को बड़ा दुख हुआ और गांधी जी ने क्या किया कि इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया। वही लिखा है कि दुखी होकर आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन जाता है कि किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, तो चौरी चौरा के कारण। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आंदोलन की वापसी ऐसे हुआ, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि आंदोलन की वापसी कैसे हुआ। अब हम देखने वाले हैं आंदोलन के
परिणाम, कि आंदोलन के परिणाम क्या निकला, ठीक है, लास्ट हेडिंग आपका आंदोलन का परिणाम है कि वस्तुतः यह देश का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था, यह देश का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने समाज के सभी वर्गों जैसे किसानों व शिक्षकों, छात्रों और महिलाओं और व्यापारियों को साथ लाने का काम किया था, ठीक है। और इसे वास्तविक जनाधार प्राप्त हुआ क्योंकि यह तेजी से देश के सभी हिस्सों में फैल गया, यह दोनों देश के सभी हितों में फैल गया, मतलब सभी जगहों में फैल गया, सभी अलग अलग जगहों पे आंदोलन क्या हुआ, फैल गया। इस आंदोलन ने लोगों में राष्ट्रीय एकता का भाव जगाया एवं देश की आजादी के लिए त्याग करने की भावना को जागृत किया गया, ठीक है। यह आंदोलन क्या किया कि बहुत तेजी से देश के सभी हिस्सों में फैल गया और इस आंदोलन में लोगों के राष्ट्रीय एकता का भाव भी जागृत हुआ था और देश की आजादी के लिए त्याग करने की भावना की जागृत किया गया, ठीक है। यहाँ पूरा का पूरा लिख लीजिएगा, छोटा में लिख लो, दिख रहा है ना आपको। तो यह आंदोलन का परिणाम लास्ट में जाके निकला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जाके प्रश्न नंबर दूसरा आप लोगों को अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ और आई होप आपको क्लियर होगा, कभी भूलेंगे नहीं आपको कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ था। और 4 हमने कार्य भी इसका लिखा है कि 4 यहाँ पे हमने बताया आप लोगों को कि इसका क्या कार्य था और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया, पूरा नोट कर लीजिए, रुकना नहीं है, अभी बहुत सारा प्रश्न करना है। प्रश्न नंबर तीसरा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय है, जो कि याद करके आपको जाना है। क्या है भाई, देखता हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए और बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एमपी प्रश्न है। महामंदी के कारण की व्याख्या कीजिए और बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, या तो इस क्वेश्चन को पूछता है कि महामंदी का क्या आशय है और उसके 2 प्रमुख कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। हम बहुत एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं महामंदी के कारण, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर से आप इसको तैयार करके, मतलब ये 5 आपको तुम जबान पर रटे हो जाने चाहिए प्रश्न, ठीक है। चलिए उत्तर कैसे लिखेंगे, ये भी 6 नंबर के लिए आता है तो बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। लिखिए, वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई, वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। 1929 में शुरू हो गया, 1930 तक 1 साल तक यह महामंदी बनी रही, ठीक है। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। महामंदी का मतलब कि क्या होता है, वही महामंदी मतलब कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, व्यापार अत्यधिक नहीं हो पाएंगे। तो वही कह रहा है कि इस अवधि मतलब 1 साल की अवधि में संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार और आय और व्यापार में अत्यधिक क्या हुआ, गिरावट हुआ, ठीक है। चलिए अब हेडिंग आपको डाल देना है कि महामंदी के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन सा कारक था कि महामंदी का। तो पहला कारण यह था, मतलब पहला कारक यह था महामंदी का कि कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बने रहना था। कृषि उत्पादन की अधिकतम समस्या बना था उस समय, बहुत ही ज्यादा कृषि उत्पादन नहीं हो पा रहा था। इससे कृषि उत्पादों का मूल्य क्या हो गया, घट गया। ये बताया कि अनाज अगर कम उत्पन्न होगा तो जितना अनाज होगा तो उसकी महंगाई बढ़ी ना जाएगी। हाँ, किसान ने अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन का विकास करने का प्रयास किया। किसान ने अपने संपूर्ण आय, मतलब पहले जैसे आय बनाने के लिए भाई महंगाई तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने अपने महंगाई बढ़ाया और उत्पादन का विकास करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। इससे स्थिति खराब हो गई तथा कृषि उत्पादों का मूल्य और भी गिर गया। तो भाई जानते हैं कि कोई चीज अगर ज्यादा मूल्य बढ़ा देंगे तो ज्यादा बिकेगा नहीं, तो कोई खरीद नहीं पा रहा था, इसलिए मूल्य को घटाना पड़ा और मूल्य तब ज्यादा घट जाएगा तो आदमी ज्यादा व्यापार कर लेगा तो उसका ज्यादा धन मतलब स्पेंड हो जाएगा, ठीक है, खर्च हो जाएगा तो और महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये चीज कारण था, पहला कारण यह था। आई होप आपको क्लियर हो गया वाला पहला कारक, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा कारक क्या था कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया। 1920 के दशक में जो लोग, बहुत ऐसे देश थे जहां बहुत ही आर्थिक स्थिति, महामंदी बहुत तेजी से था, बहुत ही ज्यादा कर्जदार हो गया था, तो वो अमेरिका से कर्ज लेकर अपना निवेश की संबंधी जो भी आवश्यकता था उसको पूरा किए थे। अमेरिका पूंजीवादियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। बाद में क्या हुआ कि जो अमेरिका पूंजीवादी थे, बड़े बड़े लोग थे, वो यूरोपीय देशों को ऋण देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। इनसे यूरोप में कुछ प्रमुख बैंक धाराशायी हो गए और मुद्रा का पतन हो गया। जैसे स्टर्लिंग एग्जांपल देकर बता रहा, जिसकी स्टर्लिंग था उसका बहुत ही ज्यादा समस्या झेलना पड़ेगा इस देश को। स्टर्लिंग था जो जगह ना यूरोप में, ये जगह है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा समस्या झेलना पड़ेगा जब यूरोप ने, जब अमेरिका ने इसे पैसा देने को मना कर दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जितने भी पूंजीवादी थे अमेरिका के, उन्होंने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। इससे यूरोप में जो कुछ बैंक तो ऐसे थे जो कि धराशायी हो गए और वहां पे मुद्रा का क्या होने लगा, पतन होने लगा, ठीक है।
इसके बाद आपको लिखना है, इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है कि अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया था और इससे ऋण वापसी के नाम से भी जाना गया। इसे किस नाम से जाना गया? तो ऋण वापसी के नाम से जाना गया था। ठीक है, किसान ने उपज नहीं बेच सके। किसान अपने जो उपज थे, जो भी आप धन था उन लोगों के पास, उपज मतलब जो गेहूं चावल जो भी था वो बेच नहीं सके। परिवार तबाह हो गए और व्यवसाय ठप हो गया। अनंत अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली धनराशि हो गई क्योंकि बैंक निवेशों, एकत्रित ऋणों तथा जमाकर्ताओं के धन को लौटा पाने में असमर्थ थे। जो कर्जा लिया था आदमी बैंक से वो भी चुका नहीं पा रहा था उस समय। ठीक है, अमेरिका ने आयात करों को दोगुना करके मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। देखिए अमेरिका ने फिर क्या किया, उस चीज को दोगुना कर अपनी मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने का प्रयास किया, जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से और नष्ट हो गया। अब भैया अमेरिका जो अपना कर्ज दिया था, जो उसका व्यापार था, उसको दोगुना कर देगा तो भाई और महामंदी तो होगी ही होगी। तो वही कह रहा है कि सुरक्षित रखने का प्रयास किया, जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से और क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो देखिए अब जाके प्रश्न कंप्लीट होता हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जाके पूरा नंबर आपको एग्जामिनर देगा। तो ये पूरा पॉइंट आपको इसी ढंग से लिखना है। ठीक है, तो इसको याद नहीं, इसको रट्टा नहीं मारना, जिस प्रकार मैं लिखा हूं दिमाग से याद करना कि भाई हाँ है क्या, आखिर में क्या, किस कारण की वजह से ये सब चीजें हुआ, यही अपने दिमाग में जाके छाप देना एकदम कॉपी में आप लोग। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 3। ठीक है, चलिए रुकना नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन नंबर 4 आराम से पढ़िए। कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा एमपी प्रश्न है कि मृदा अपरदन से अभिप्राय क्या है आपका, कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करना है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोगों को जरूर से इसको तैयार करके जाना है। चलिए देखते हैं मृदा अपरदन। कह रहा है कि जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। देखिए या तो जल के द्वारा या तो पवन के जैसे प्राकृतिक भूमि है, हवा आएगी तो उसके ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाएगी, जल आएगा तो उसको बहा ले जाएगा। ठीक है, उसमें घुलकर जो ऊपरी परत रहेगी मिट्टी की वो बह के चली जाएगी, उसी को कहते हैं मृदा अपरदन। भारत में अपरदन के प्रचलित प्रकार निम्नलिखित हैं। बहुत सारे प्रकार हैं मृदा अपरदन का, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए नीचे देखिए, नीचे से लिखना है आप लोगों को कि वायु द्वारा मैदान या किसी ढलवा क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम वायु या पवन अपरदन कहते हैं। देखिए हवा के द्वारा, वायु के द्वारा जो भी मैदान के या ढालू क्षेत्र है वहां से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, वायु या पवन अपरदन कहा जाता है। आवश्यक वायु अपरदन तब होता है जब तेज हवाएं सूखे की अवधि के समय हल्की बनावट वाले मृदा के क्षेत्रों के ऊपर बहती है। जब गर्मी का मौसम होता है, देखते हैं जब हवा तेज चलता है तो जो भी आपकी धूल मिट्टी का होते हैं सब उड़ा ले जाता है, तो अधिक अपरदन उसी समय होता है। ठीक है, यह शुद्ध एवं अर्ध शुष्क चराई भूमि के निम्नीकरण का सामान्य कारक है और यह मरुस्थलीयकरण को क्या देता है, बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है। यह मरुस्थलीय को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है और सूखा व अति चराई के कारण जब भूमि को ऊपरी परत शक्तिशाली हवा के प्रभाव से उड़ जाती है, यहाँ पे लिखना अत्यधिक चराई मतलब सूखा व अति चराई के कारण जो भी घास वगैरह है, आपके पास जानवर होगा, भैंस वैसे देखते होंगे, वो घास को ऊपरी परत को चर लेते हैं, वहां पे मृदा का अपरदन होता है। जैसे वो घास को चर लेंगे तो मृदा उभर जाएगी, हवा आएगा तो मृदा उसको भी बहा ले जाएगी, उड़ा ले जाएगी। ठीक है, तो ये चीज होता है। फिर कह रहा है कि तो वह पवन अपरदन कहलाता है। कह रहा है कि सूखा व अति चराई के कारण जब भूमि को ऊपरी परत शक्तिशाली हवा के प्रभाव से, अगर हवा के प्रभाव से मिट्टी का अगर अपरदन हो रहा है तो उसको हम पवन अपरदन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि निलंबन, सतह संचलन और विसर्पण, 3 प्रकार के मृदा संचलन पवन अपरदन के दौरान होता है। पवन अपरदन होता है तो 3 चीज, निलंबन होता है, एक सतह संचलन होता है, एक विसरण होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार का मृदा संचलन होता है का पवन अपरदन के दौरान। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है कि पवन अपरदन से बचाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। उसमें बचाव भी पूछा था ना, तो देखिए कौन कौन से कदम उठाना पड़ता है बचाव के लिए। तो बड़े खेतों को कई पट्टियों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक पट्टी के बीच घास उगने के लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। यह हवा की शक्तिशाली को कमजोर कर देता है। देखिए जो भी बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं उसको कई भागों में बांट दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है कि घास उसमें जम जाए। तो घास जम जाता है तो मिट्टी नीचे दबी रहती है, हवा बहता है भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए क्लियर हो गया ना। फिर दूसरा कि खेतों के चारों ओर
पौधों की रक्षक मेखला या पट्टियां लगा दी जाती है जो हवा की गति को कम करने में प्रभावित होती है। अब यहाँ पे आपका खेत है, अब बार बार पट्टी लगा देंगे तो जो खेत में हवा बहेगा तो वो तो हवा ज्यादा जा नहीं पाएगा, मिट्टी पे ज्यादा इफेक्ट डाल नहीं पाएगा, इसलिए हम अलग उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है कि बढ़ते हुए जल के कारण जब मृदा की ऊपरी परत उड़ जाती है तो वह जल अपर्दन कहलाता है। कह रहा कि अगर बहुत जल के कारण अगर मृदा का अपर्दन हो रहा है, मृदा बह के चल जा रही है तो उसको जल अपर्दन कहते हैं। जब बृहद क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो वह चादर अपर्दन कहलाता है। जो ऊपरी मृदा जो होती है वो जल के साथ पूरी तरह घुलकर उसके साथ बह जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, चादर अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, चादर अपर्दन कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये कुछ निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं पवन अपर्दन से बचाव के लिए, तो हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया। अब जाके प्रश्न नंबर यहाँ पे चौथा कंप्लीट हो गया कि मृदा अपर्दन से क्या अभिप्राय है, यह भी बता दिया, उसके उत्तरदायी कारण भी आप लोगों को बता दिया। अब हम देखने वाले हैं लास्ट प्रश्न नंबर 5वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसको याद करके सभी पांचों प्रश्नों को एकदम रट्टा मार जाना है आप लोगों को किसी कीमत पे। 5वां प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या भाई, देखते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है और इस उद्देश्यों का वर्णन करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो हेडिंग पहले डालिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, एक ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है भाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो चलिए लिखिए, जिन नदी घाटी परियोजना के द्वारा, जिन नदी घाटी परियोजना के द्वारा एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। कह रहा है कि सिर्फ एक नदी घाटी परियोजना के साथ साथ मतलब एक नदी घाटी बह रही है, उससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति अगर हो रही है तो उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। जैसे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या कहा, आधुनिक भारत के मंदिर कहा। उन्हें क्या कहा, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी, क्योंकि इनके द्वारा देश के सर्वांगीण विकास का रूपरेखा तैयार की जा सकती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिक विकास एवं भूमि संरक्षण में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए इन परियोजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो चलिए भाई देख लेते हैं कि यह परियोजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब ना भाई आप लोगों को खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिक विकास, भूमि संरक्षण, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए इस परियोजना का बहुत प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इस परियोजना में क्या होता है कि कोई एक नदी है, नदी को अगर बांध बना दिया जाए तो बहुत सारी चीजें यहाँ से उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, तो वही चीज शुरू में हुआ है ना कि एक नदी घाटी परियोजना के द्वारा कई उद्देश्यों को पूर्ति कर दिया जाए, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो चलिए फिर लिखा है कि बहुउद्देशीय परियोजना का महत्व, लाभ या उद्देश्य, देश के बहुआयामी विकास को गति प्रदान करने के लिए देश की अनेक नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना की गई और इनके अंतर्गत नदियों के जल का उपयोग एक से अधिक उद्योगों की पूर्ति के लिए किया गया। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। करे कि बड़े बड़े नदी थे वहां पे बांध बनाकर वहां उसके जल को अनेक अनेक उद्देश्यों को पूर्ति करने में खर्च किया गया और इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। क्या क्या? पहला सिंचाई, पहला तो सिंचाई हो जा रही थी। ठीक है, सिंचाई में लिखना है कि नदियों में बांध बनाकर विशाल जल से जल एकत्रित कर नहरें निकाली जाती हैं। जो बड़े बड़े नदी थे, नदी पे बांध बना के अलग अलग नहरों द्वारा नहर बना दिए जाते थे कि नहर के सहारे से सबकी जगह खेतों में पानी जाकर सिंचाई हो पाए। ठीक है, तो नदियों में बांध बनाकर विशाल जलाशय में जल एकत्रित कर नहरें निकाली जाती हैं जिनसे शुष्क क्षेत्रों में पेय तथा सिंचाई जल की आपूर्ति की जाती है। इंदिरा गांधी नहर इसका प्रमुख उदाहरण है। इंदिरा गांधी नहर यही है, बड़े बांध से कट के आया हुआ इंदिरा गांधी नहर से बहुत बड़ा क्षेत्रीय में पानी जाता है और वहां पे सिंचाई हो पाती है, जिसने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों को काफी हद तक हरा भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है। कह रहा है कि इसका एग्जाम्पल एक आप लोगों का क्या है, इंदिरा गांधी, वहां पे राजस्थान में वो नहर बहती है तो राजस्थान के कुछ शुष्क क्षेत्र थे जहां पे पानी की असुविधाएं थी, वहां पानी पहुंचाकर वहां पे कुछ क्षेत्रों को हरा भरा बनाने में मदद किया है। ठीक है, तो सिंचाई समझ में आ गया ना आप लोगों को। इसके बाद दूसरा होता है जल विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन भी उससे होता है। वर्तमान औद्योगिक युग में विद्युत एक अपरिहार्य ऊर्जा संसाधन बन गया है जिसका निर्माण जल विद्युत द्वारा भी किया जाता है। जल विद्युत जो विद्युत उत्पादन होता है वो जल के द्वारा ही किया जाता है, तो ये कह रहा है कि जल विद्युत उत्पादन भी होता है। नदियों में बांध बनाकर उनमें जल विद्युत संयंत्र स्थापित कर विद्युत निर्माण किया जाता है। कह रहा है कि जल में ही विद्युत संयंत्र स्थापित करके क्या किसका निर्माण किया जाता है, विद्युत निर्माण किया जाता है। तो है नहीं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। जल को बांध बनाकर बड़े बड़े पानी बांध इकट्ठा कर कर वहां पे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर तीसरा है बाढ़ नियंत्रण।
ठीक है, इससे बाढ़ नियंत्रण भी हो जाता है कि विनाशकारी बाढ़ों पर नियंत्रण स्थगित करने में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की उल्लेखनीय भूमिका रही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। मतलब कि अगर बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, और यहाँ पे बाढ़ आ रहा है, तो वहां पे बाढ़ पे अलग अलग जगह बांध बनाकर पानी को इधर उधर कर दिया जाएगा और बाढ़ नियंत्रण में हो जाएगा। एक साइड तो पानी पूरा नहीं आएगा, अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाता है बांध बनाकर, नहरों द्वारा, ठीक है, नदी द्वारा, इस तरह। तो बाढ़ नियंत्रण भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद चौथा है मत्स्य पालन। ठीक है, कह रहे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में निर्मित बांधों द्वारा विशाल जलाशयों का निर्माण होता है। इनमें मत्स्य पालन से हजारों लोगों की आजीविका उपलब्ध कराई जा रही है, मतलब मछली पालन। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के तहत जो बड़े बड़े आपके नदी हैं उसमें अलग अलग बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करके वहां मछली छोड़कर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं लोग। ठीक है, अपनी आजीविका चलाते हैं हजारों लोग। तो मत्स्य पालन। इसके बाद पांचवा है नौवहन। नौवहन, अब नौवहन क्या है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित नहरों में जल परिवहन की संभावनाएं उपलब्ध होती हैं। कह रहा है कि बहुउद्देशीय घाटी परियोजना के दौरान क्या होता है कि नहर बना दिया जाता है जिसमें जल इकट्ठा होकर अलग अलग क्षेत्रों में जाके वहां पे अलग अलग तरीके से काम अपना करता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 5वां है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह अभी आप लोगों का कंप्लीट होता हुआ। तो देखिए कितना वक्त लगा है, लेकिन भाई हमने सब कुछ लिख कर अच्छे तरीके से आपको बताया कि नंबर आपका आ जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसी लगी बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।